अच्छा देखो, रिग्रेशन एनालिसिस हम लोग कर रहे थे और यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर हम लोगों ने जस्ट यहाँ तक कंप्लीट किया था। कुछ प्रॉपर्टीज मैंने लिखवाए थे, ठीक है, जिसमें कुछ एक्सप्लेन किया था, कुछ नहीं किया था। तो जिसमें ये देखो, ये वाला पॉइंट मैंने एक्सप्लेन नहीं किया था, ये करवा देता है, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ रिग्रेशन लाइंस एंड कोफिशिएंट, जो चेंज ऑफ ओरिजिन से इम्पैक्ट आता है, चेंज ऑफ स्केल से नहीं आता है, ठीक है। सॉरी, स्केल से आता है, ओरिजिन से नहीं आता है। ओरिजिन का मतलब होता है प्लस और माइनस करना, स्केल का मतलब होता है इनटू या फिर डिवाइड करना, ठीक है। तो देखो कैसे होगा। अच्छा, एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। देखो, एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि सपोज बी एक्स वाई क्या है? बी एक्स वाई है रिग्रेशन कोफिशिएंट, ठीक है, रिग्रेशन लाइन का कोफिशिएंट। जैसे ए प्लस बी एक्स अगर कर लिखते हैं तो उसमें बी क्या होता है? एक्स का कोफिशिएंट। उसी तरह से जो रिग्रेशन लाइन हम लोगों ने लास्ट दिन सीखा था, लास्ट क्लास में दो रिग्रेशन लाइन सीखा था, एक था एक्स ऑन वाई, एक वाई ऑन एक्स, मतलब एक्स डिपेंड्स ऑन वाई, वाई डिपेंड्स ऑन एक्स। उसमें हम लोगों ने कोफिशिएंट दो देखा था, एक था बी एक्स वाई, एक था बी वाई एक्स, ठीक है। एक्स वाई का मतलब एक्स डिपेंड्स ऑन वाई, वाई एक्स का मतलब वाई डिपेंड्स ऑन एक्स, ठीक है। ये हम लोगों ने लास्ट क्लास में जस्ट स्टार्ट ही किया था। सपोज इसका वैल्यू है 0.5 और बी वाई एक्स, ठीक है, इसका वैल्यू है 0.15, ठीक है, 0.15। अच्छा, अब देखो यहाँ पर u, ठीक है, u का वैल्यू है सपोज 2 + 3x, हम समझाते हैं ये क्या है। और v का वैल्यू है 3 + 5y। ऐसा क्वेश्चन हमें दे सकता है, ठीक है। फिर हमें ये पूछा जा सकता है कि फाइंड आउट बी यू भी और बी वी यू। अगर ऐसा हमें पूछ रहा है तो हम लोग कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? उसके लिए हमारा ये जो यहाँ पर है, ठीक है, ये जो प्रॉपर्टीज है ये हमें हेल्प करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, x का कन्वर्जन हुआ है u में, इसका मतलब है x का कन्वर्जन हुआ है u में, y का कन्वर्जन हुआ है v में। नॉर्मली यही होता है। अगर कुछ ना बोले तो हमें यही एजम्पशन लेना है कि x चेंज टू u, ठीक है, और y चेंज टू v। हमेशा यही हमें मान के चलना है। लेकिन अगर मान लो क्वेश्चन बोल रहा है कि x चेंज टू v, तो वो अलग बात है। इन जनरल में x ट्रांसफर हो रहा है u में, y ट्रांसफर हो रहा है v में। और अगर बी एक्स वाई और बी वाई एक्स इतना है तो बी यू भी और बी वी यू कितना होगा, ऐसा हमें पूछ सकता है, ठीक है। तो ऐसा अगर हमें पूछ रहा है तो वहां से हम लोग क्या फाइंड आउट कर सकते हैं? अब देखो, अगर x का कन्वर्जन u है, मतलब x को हम लोगों ने u में चेंज कर दिया है, ठीक है। सोचो, अगर हम लोगों ने x को u में चेंज कर दिया है और u का वैल्यू हमें बोला जा रहा है 2 + 3x, ठीक है, अगर ऐसा बोला जा रहा है तो यहाँ पर बोलो कौन सा स्केल चेंज है और कौन सा जो है हमारा ओरिजिन चेंज है, ठीक है। मतलब x के वैल्यू में कुछ हम लोगों ने ऐड या लेस किया होगा जिस वजह से ये u बन रहा है, ठीक है। जैसे देखो, हम सिंपल एक बोल रहे हैं, x का वैल्यू है यहाँ पर मान लो 2, ठीक है। हम लोग इसको u बना रहे हैं इस तरह से, मान लो 2 जो है, 2 में सपोज हम लोगों ने यहाँ पर 2x ऐसे कर दिया, देखो 2 प्लस यहाँ पर 3x कर दिया, ठीक है। अगर ऐसा कर रहे हैं, अगर x का वैल्यू 2 है, जस्ट एग्जांपल के लिए बोल रहे हैं, यहाँ पर हमें x इक्वेशन का वैल्यू नहीं बोल रखा है, ठीक है। लेकिन x को हम लोगों ने कन्वर्ट किया है u में, ठीक है। अभी इतना समझो, x को हम लोगों ने कन्वर्ट किया u में। अभी हम लोग प्रैक्टिकली और भी क्वेश्चन करेंगे तो समझ जाएंगे, अभी हम जस्ट उसको समझा रहे जो हमारा प्रॉपर्टीज है। तो यहाँ पर स्केल चेंज कौन सा है, ओरिजिन चेंज कौन सा है? तो एक बार हम बताते हैं। देखो, स्केल चेंज का मतलब होता है, ये लास्ट दिन भी बता दिया था, कुछ मल्टीप्लाई करना या डिवाइड करना। तो इस इक्वेशन में डिवाइड तो कुछ नहीं दिख रहा है, मल्टीप्लाई हो रखा है। कहां पर क्या मल्टीप्लाई हुआ है ये बताओ। एक्स के साथ कितना मल्टीप्लाई हुआ है ये बताओ। एक्स के साथ कितना मल्टीप्लाई हुआ है? साइन के साथ बताओ, एक्स के साथ कितना मल्टीप्लाई हुआ है? बोलो, x के साथ कितना वैल्यू मल्टीप्लाई हुआ है? क्या x के साथ +3 मल्टीप्लाई नहीं हुआ है? ये +3 जो है ये है स्केल चेंज, ठीक है, ये है स्केल चेंज, ठीक है। और अगर कुछ प्लस या माइनस हुआ है, ठीक है, अगर प्लस या माइनस हुआ है तो उसको हम लोग बोलते हैं ओरिजिन चेंज। जैसे कि 2 यहाँ पर प्लस हुआ है, ठीक है, तो +2 हम लोग का क्या हो गया? ओरिजिन चेंज हो गया। तो ओरिजिन चेंज में हम लोगों ने प्लस फंक्शन लिया है, स्केल चेंज में इंटू 3 किया है, ठीक है, 3x, ठीक है। क्योंकि एक्चुअली हमारा इक्वेशन क्या होता है? y = a + bx, इस तरह से होता है ना। y का अगर x का देखो तो उल्टा हो जाएगा, x = y+ ये हो जाएगा।
देखो x इक्वल टू ऐसे करके कर सकते हैं ना, y प्लस बी एक्स, ठीक है, इस तरह से कर सकते हैं। तो ये देखो यहाँ पर हम लोगों का u का वैल्यू इतना आ रहा है, ठीक है, ये दिया हुआ है क्वेश्चन में। अब यहाँ पर देखो भी दे रखा है, भी दे रखा है, तो भी में बताओ स्केल चेंज कितना है, +5, ठीक है, स्केल चेंज है +5, और ओरिजिन चेंज क्या है, +3, +3 क्या है, ओरिजिन चेंज, ठीक है, ओरिजिन चेंज इसीलिए क्योंकि 3 जो है वो प्लस हो रखा है, +5 क्यों, ये क्या है, ये मल्टीप्लाई हो रखा है, इसे हम लोग बोलते हैं स्केल चेंज, ठीक है, इसे हम लोग स्केल चेंज बोलते हैं, ठीक है। इसका डिटेल्स एक क्वेश्चन अभी देखेंगे तो और भी समझ जाओगे कि किस तरह से ये बन रहा है, ठीक है। या फिर हम यहाँ से दिखा देते, जैसे देखो एक बार दिखा देते तो तुम लोग को क्लैरिटी हो जाएगा, रुको 1 मिनट। एक्सरसाइज में वैसे भी आज करने ही वाले हैं हम लोग, अगर हमारा ये पूरा चैप्टर कंप्लीट होने के बाद टाइम बचेगा तो जरूर करेंगे, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में करेंगे, लेकिन एक बार हम दिखा देते हैं कैसे चेंज होता है। तो फटाफट एक बार सेट बी में चलते हैं, देखो ये देखो, जैसे यू भी वाला क्वेश्चन, ये एक्स वाई है यहाँ पर, 1 मिनट, ये वाला, ये देखो, ये देखो यहाँ पर, ये मुझे बताओ x का वैल्यू, देखो x का वैल्यू 2 है, 3 है, 5 है, 4 है, 7 है, ठीक है, y का वैल्यू 4 है, 6 है, 7 है, 8 है, 10 है। द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन वाज फाउंड टू बी 0.93, मतलब r का वैल्यू बता दिया, क्योंकि r ही होता है कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, वो तो हम लोगों ने कोरिलेशन चैप्टर, मतलब पूरा चैप्टर तो कोरिलेशन को और रिग्रेशन एनालिसिस है वो चल रहा है अभी तक, ठीक है। तो r का वैल्यू है कोरिलेशन, व्हाट इज द कोरिलेशन बिटवीन, अब देखो यहाँ पर क्या पूछा है, व्हाट इज द कोरिलेशन बिटवीन u एंड v, इसी का मैंने एक शॉर्टकट एग्जांपल लिया है जस्ट प्रॉपर्टी को समझाने के लिए, किस पे इंपैक्ट होता है और किस तरह से होता है। अब मुझे बताओ x अगर 2 से -3 हो गया, क्योंकि x का चेंज u होता है, y का चेंज v होता है नॉर्मली, अगर क्वेश्चन हमें कुछ नहीं बोल रहा है तो ये 2 में कितना ऐड या लेस करने से ये -3 हो सकता है, बोल सकते हो 2 में कितना ऐड या लेस करने से ये -3 हो सकता है। ये तो नॉर्मल मैंने एक मैथमेटिकल चीज पूछा है, तुम लोग बताओ कि 2 में ऐसा क्या करे ताकि ये -3 हो जाए, 2 में ऐसा क्या करे ताकि ये -3 हो जाए, बोल सकते हो। -5। -5, ठीक है, तो ये देखो यहाँ पर -5 करने से -3 हो गया, क्या हर जगह पे -5 करने से सेम आंसर आएगा, चेक करके देखो तुम लोग, यहाँ तो तुम लोग को तो स्क्रीन में दिख ही रहा है ना। तो मुझे एक चीज बताओ कि हर जगह -5 करने से यू का आंसर आ रहा है कि नहीं, तुम लोग खुद देखो आ रहा है कि नहीं। हम ऐसे लिखते हैं, देखो आ रहा है, देखो 3 -5 -2, 5 -5 0, 4 -5 -1, 7 -5 माइनस सॉरी +2, ठीक है, हो रहा है। इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं u का मतलब क्या है, x -5, क्या ये इक्वेशन बन सकता है, मुझे इतना बता दो, तो फिर तुम लोग वो समझ जाओगे जो हम बोल रहे हैं अभी। क्या इसका मतलब u इक्वल टू x -5 हुआ कि नहीं हुआ, बोलो u इक्वल टू x -5 हुआ कि नहीं, मतलब u का हर एक वैल्यू कैसे निकलेगा, x का वैल्यू 2 और -5, फिर x का वैल्यू 3 और -5, फिर x का वैल्यू 5 और -5, क्या ऐसा हो रहा है कि नहीं, मुझे एक बार बता दो। यस मैम। है ना, ऐसे ही तो हो रहा है, ठीक है, इसमें मैंने कुछ इतना तो टफ नहीं पूछा तुम लोगों से, ठीक है। तो ये हो गया, क्या चेंज हुआ, अच्छा एक्स में, अच्छा फिर और एक क्वेश्चन, x -5 किया तो x को मैंने कैसे चेंज किया, u में x के वैल्यू से -5 कर दिया, और माइनस करने का मतलब क्या होता है, ओरिजिन या स्केल, ओरिजिन होता है, ठीक है, ये स्टैटिस्टिक्स का रूल्स होता है कि ओरिजिन चेंज का मतलब कुछ ऐड या लेस करो, और जो स्केल चेंज बोला जाता है, लैंग्वेज स्केल चेंज का मतलब होता है कि इंटू या डिवाइड करो, ठीक है। ये जस्ट मैंने समझा दिया एक बार, देखो अब तुम लोग ये वाला चीज समझ जाओगे जो हम यहाँ पर बता रहे हैं, ये देखो यहाँ पर, ठीक है। अब इसका मतलब है x कुछ एक था यहाँ पर जो कि मैंने लिखा नहीं है, मैंने डायरेक्ट ये एग्जांपल ले लिया कि u अगर इतना है और v अगर इतना है, मतलब x को चेंज करके ऐसे किया गया है और y को चेंज करके ऐसे किया गया है, तो यहाँ पर इनटू जो हुआ है वो स्केल चेंज है, और प्लस जो हुआ है वो प्लस जो हुआ है वो स्केल चेंज है, मतलब सॉरी
क्या बोल रहे हैं हम, +5 मतलब इनटू जो हुआ है स्केल चेंज है, और जो +3 यहाँ पर हुआ है वो ओरिजिन चेंज है, +2 जो हुआ है ओरिजिन चेंज है, +3 जो मल्टीप्लाई हुआ है वो स्केल चेंज है। ठीक है, बस अब स्केल और ओरिजिन ज्यादा नहीं बोलेंगे, हो गया। अब देखो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर x से u जो हुआ है ये कैसे हुआ है, ये देखो ये हो रहा है चेंज ऑफ स्केल ऑन y, चेंज ऑफ स्केल ऑन एक्स। मैंने ओरिजिन क्यों नहीं लिखा, क्योंकि मैंने प्रॉपर्टी जो है वहां पर ही पहले तुम लोग को बता दिया था, देखो कि रिग्रेशन कोफिशिएंट जो है अनचेंज रहता है, ओरिजिन पे कोई इंपैक्ट नहीं लाता है, सिर्फ और सिर्फ स्केल चेंज होने से इंपैक्ट लाता है, ये तुम लोग को याद रखना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा अब देखो हम लोग यहाँ पर देखते हैं बी यू वी कैसे कैलकुलेट होगा, बी यू वी ऐसे कैलकुलेट होगा, देखो किस तरह से याद रखना है, ये फॉर्मूला तुम लोग को थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। कैसे याद रखोगे, u मतलब क्या होता है, x होता है नॉर्मली, और v मतलब किसका कन्वर्जन है, y का कन्वर्जन। तो b u v को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, b x y से, b x y इंटू क्या लिखेंगे यहाँ पर, ऊपर हो जाएगा, ये देखो ये याद रखना पड़ेगा, लेकिन हम याद रखने का तरीका समझा देते हैं। देखो चेंज ऑफ स्केल ऑन क्या हो जाएगा, चेंज ऑफ स्केल ऑन u डिवाइडेड बाय चेंज ऑफ स्केल ऑन भी। ठीक है, स्केल ऑन यू और स्केल ऑन भी कैसे याद रखोगे, देखो बी यू भी का मतलब बी एक्स वाई, क्योंकि यू रिप्रेजेंट एक्स को करता है, बी वी रिप्रेजेंट वाई को करता है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर, अच्छा मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट किया था क्या, हाँ अच्छा, अब देखो यहाँ पर, तो यहाँ क्या हो जाएगा, क्योंकि x ऑन y है तो ऊपर x आ जाएगा, मतलब x की जगह u और नीचे भी आ जाएगा। इस तरह से इस प्रोसेस से तुम लोग याद रख सकते हो। ठीक है, हम इसी तरह से ही याद रखते हैं। तो बी एक्स वाई का यहाँ पर वैल्यू दे दिया है 0.5। ठीक है, 0.5, और चेंज ऑफ स्केल ऑन u और चेंज ऑफ स्केल ऑन v का वैल्यू क्या है, देखो स्केल ऑन u का चेंजेस कितना हुआ है, ये देखो u का चेंजेस 3, स्केल चेंज देखो, स्केल चेंज कितना हुआ है u का 3। ठीक है, और भी का कितना हुआ है 5, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 3, यहाँ पर क्या लिखेंगे 5 लिखेंगे। अब इसका कैलकुलेशन करो, ये 5 से कैलकुलेट करोगे 0.1 आएगा, यानी 0.3। सिमिलरली अगर बी वी यू करते हैं, हमें बोला है बी वी यू कैलकुलेट करो, भी रिप्रेजेंट किसको करता है, वाई को, यू रिप्रेजेंट किसको करता है, एक्स को, तो बी वाई एक्स इंटू यहाँ पर क्या हो जाएगा, चेंज ऑफ स्केल। ठीक है, नीचे भी चेंज ऑफ स्केल, अब ऊपर क्या लिखना है, ये y है। ठीक है, y रिप्रेजेंट किसको करता है, भी को, तो यहाँ भी लिखो, पहले y तो पहले भी, पहले सेकेंड टाइम x है तो सेकेंड टाइम हम लोग का यहाँ पर u आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 5/3 हो जाएगा, जस्ट इसका ऑपोजिट हो जाएगा, और ये वैल्यू यहाँ पर जो है वो लिखना पड़ेगा, 0.15 है तो हम लोग लिखेंगे 0.15। ठीक है, 0.15 मतलब 3 डिवाइडेड बाई 0.15, तो ये हो जाएगा हम लोग का 0.5 इंटू 5 0.25 आएगा, शायद चेक करते हैं, शायद 0.25 ही आना चाहिए, 0.15 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 5, 0.25। ठीक है, ये हो जाएगा। तो ऐसे करके हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। देखो ऐसा क्वेश्चन आएगा एमसीक्यू में, हमें ऐसे बोल देगा बी एक्स वाई इतना है, बी वाई एक्स इतना है, वहां से बी यू भी और बी भी यू कैलकुलेट करो, और ऐसे दे सकता है। ठीक है, तो हम लोग इस तरह से कैलकुलेट करेंगे, तो ये एक पॉइंट गया। नेक्स्ट हम लोग यहाँ से एक क्वेश्चन देखते हैं, देखो ये तो मैंने जो है एक्सरसाइज ओपन कर लिया, यहाँ पर देखते हैं, देखो ये देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, फॉर द वेरिएबल्स एक्स एंड वाई द रिग्रेशन इक्वेशन आर गिवन एज। ठीक है, ये दो इक्वेशन दे दिया है, फाइंड द अरिथमेटिक मीन ऑफ एक्स एंड वाई, मतलब एक्स बार और वाई बार कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है। ठीक है, हमें अरिथमेटिक मीन फाइंड आउट करना है एक्स बार और वाई बार, पहला। दूसरा, आइडेंटिफाई द रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ वाई ऑन एक्स, कौन सा वाई ऑन एक्स है ये कैलकुलेट करो, और कंप्यूट द कोरिलेशन कोफिशिएंट बिटवीन एक्स एंड वाई, मतलब आर एक्स वाई कैलकुलेट करो। ठीक है, ये सब हम लोगों ने पूरा चीज समझ लिया, अब हम लोग देखेंगे सम्स पे अप्लाई करके। वेरिएंस अगर दे रखा है 9, तो एस डी ऑफ वाई कितना होगा, अगर वेरिएंस ऑफ एक्स दे रखा है तो एस डी ऑफ वाई कितना होगा, हम एक एक बता देते हैं। देखो सबसे पहले हमें बोला है एरिथमेटिक मीन निकालो, तो इस पे भी हम लोगों ने लास्ट दिन एक प्रॉपर्टी देखा था कि अगर
अगर दो रिग्रेशन लाइन, ठीक है, अगर दो रिग्रेशन लाइन आइडेंटिकल नहीं होता है तो वो अगर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में एक दूसरे को क्रॉस करता है तो जहां पर ये क्रॉस करेगा वही इसका एरिथमेटिक मीन होगा, ठीक है। और ये देखो, फाइंड द एरिथमेटिक मीन ऑफ एक्स बार और वाई बार, तो ये रहा दो रिग्रेशन इक्वेशन जो कि दो आइडेंटिकल नहीं है, दो अलग अलग रिग्रेशन इक्वेशन है। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे, देखो ये क्या है, ये तो सोल्यूशन स्पेस है ना, यहाँ पर ये वाला पॉइंट जो है दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, ये वाला पॉइंट, ठीक है। ये मैंने लास्ट दिन प्रूव करके भी दिखाया था, अभी इस क्वेश्चन के साथ देखो कैसे होगा। तो यहाँ पर हो गया 17.20 है, ठीक है, पीडीएफ का 17.20 है। यहाँ पर दो इक्वेशन दिया है, 7x माइनस 3y माइनस 18 इक्वल टू 0 और 4x माइनस वाई माइनस 11, 4x माइनस वाई माइनस 11 इक्वल टू 0। और हमें पूछा क्या है, पूछा है कि एरिथमेटिक मीन यानी एवरेज निकालो x का और y का। और एवरेज क्या होता है, एवरेज वो पॉइंट होता है जहां पर ये दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट बोलते हैं, इंटरसेक्ट करेगा। और हमें ये पता है, ये तुम लोग 9-10 में भी पढ़े हो कि इंटरसेक्ट पॉइंट जो होता है वही तो सोल्यूशन होता है। 9-10 में ग्राफ पेपर में जब प्लॉट करते थे तब ऐसे ही होता था ना, हम लोगों का जो सॉल्व करके जो x और y का वैल्यू आता था अल्टीमेटली वही हमारा इंटरसेक्ट पॉइंट होता था, जहां पर इंटरसेक्ट होता है वही इक्वेशन का सोल्यूशन होता है, ठीक है। और यहाँ पर स्टैटिस्टिक्स में हम लोगों ने क्या नया चीज सीखा, दो लाइन जहां इंटरसेक्ट करेगा वो सोल्यूशन पॉइंट है और वो एवरेज भी है, ये नया चीज सीखा। तो सिंपल सा बात है कि अगर हम लोग इस दो इक्वेशन को सॉल्व करके आंसर निकाल लेते हैं तो हमें एक्स बार वाई बार मिल जाएगा। तो हम लोग कैसे करेंगे, ये देखो, ये वाला इक्वेशन को हम इस तरह से लिख लेते हैं, इक्वल 18, और ये वाले इक्वेशन को लिख लिया मैंने इस तरह से 11। अब इसको सॉल्व करना है। अब सॉल्व करने का अलग अलग मेथड होता है, जिसको जो ठीक लगे कर सकते हो, हम एलिमिनेशन मेथड से करते हैं। इसको मैंने 1 नाम दे दिया, इस इक्वेशन को मैंने 2 नाम दे दिया, ठीक है। मैंने यहाँ पर लिखा 1 इंटू 4, ठीक है, और यहाँ पर करेंगे -2 इंटू 7, ऐसे कर देते हैं, ठीक है। तो 1 इंटू मतलब इक्वेशन 1 में 4 मल्टीप्लाई करना है, 4 मल्टीप्लाई करने का मतलब होता है बोथ साइड मल्टीप्लाई करना। तो 28x माइनस 12y इक्वल टू 4 इंटू 18 कितना हो जाएगा, 4 इंटू 18 हो जाएगा 72, ठीक है। अच्छा, अब ये 7 से बोथ साइड मल्टीप्लाई करना, तो 7 इंटू 4 28x, और मैंने यही क्यों लिया ताकि 28 कैंसिल हो जाए, तुम लोग कुछ और भी ले सकते हो, ठीक है। अच्छा, लेकिन ऐसा लेना है ताकि मतलब कैंसिल हो जाए। जैसे देखो, तुम लोग 3 से भी कर सकते थे, यहाँ पर मान लो 1 लिख दिया, यहाँ पर 3, तो इस इक्वेशन का अगर 1 से मल्टीप्लाई करते तो 7x माइनस 3y इक्वल टू 18 होता और 4x माइनस 3y इक्वल टू 11 होता। तो y कैंसिल होता, पहले x का आंसर आ जाता। ऐसा नहीं कि हम जैसे करें वैसे ही करना है, ये तो कोई बात नहीं हुआ ना। यहाँ पर तुम लोग ऑल्टरनेटिव वे यूज कर सकते, मुझे जैसे अभी ठीक लगा मैंने कर दिया। -7y, ठीक है, 7 मल्टीप्लाई हो गया और 77। और मैंने बोला मुझे दो इक्वेशन को माइनस करना है, तो दिस वन माइनस ये वाला, तो यहाँ माइनस आ जाएगा। ये इक्वेशन माइनस ये वाला, तो ये वाला इक्वेशन माइनस कर रहे हैं तो इसका साइन प्लस से माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस यहाँ माइनस, हम तो ऐसे लिखते हैं, तुम लोग चाहो तो पास पास लिख के भी कर सकते हो। तो ये कैंसिल हो गया, माइनस माइनस में प्लस, तो 7 माइनस 12 माइनस 5 हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा -5। तो y इक्वल टू हो जाएगा -5 बाई -5 यानी कि 1, ठीक है। अब x का वैल्यू फाइंड आउट करना पड़ेगा, अब कहीं पर भी पुट कर दो y का वैल्यू, पुट y इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 2, ठीक है। (11+1) x इक्वल टू 3, ठीक है। x का वैल्यू कितना आ गया 3 और y का वैल्यू कितना आ गया, ये देखो x का, ये जस्ट हम लोगों ने सोल्यूशन किया, x का वैल्यू 3 आया, y का वैल्यू क्या आ गया 1 आ गया। ये तुम लोग को पता है, ये कुछ नया चीज मैंने सिखाया नहीं है, ये तुम लोग बचपन में सीखे हुए हो कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। अब तुम लोग को अगर ये मेथड पसंद नहीं, तुम लोग किसी और मेथड से भी कर सकते हो। तो x का और y का जो वैल्यू आया ना, यही x बार का और y बार का वैल्यू होगा, क्योंकि सोल्यूशन जो है वही एरिथमेटिक मीन होता है, ये प्रॉपर्टी हमें बताता है, ठीक है। तो एरिथमेटिक मीन ऑफ एक्स एंड वाई कितना हो जाएगा, ये देखो यहाँ पर हम लोग आंसर जस्ट एक बार चेक कर लेते हैं। एरिथमेटिक मीन ऑफ एक्स एंड वाई हो जाएगा हम लोग का, ये रहा 3 और 1, ठीक है, 3 और 1। तो इन लोगों ने इस तरह से अपने हिसाब से सॉल्व किया, मैंने अपने हिसाब से सॉल्व किया है, ठीक है।
अच्छा, अब बोल रहा है आइडेंटिफाई द रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x। ठीक है, ये देखो काफी इंटरेस्टिंग है। हमें दो इक्वेशन दे रखा था, ठीक है, हमें दो इक्वेशन दे रखा था, एक था इक्वेशन ये वाला, एक था इक्वेशन ये वाला। हमें ये बताना है ये दोनों इक्वेशन में से कौन सा इक्वेशन y ऑन x है, ये हमें बताना पड़ेगा कौन सा इक्वेशन y ऑन x है। अब देखो y ऑन x का मतलब क्या, y इधर रहेगा बाकी डेटा इधर रहेगा, तो वो तो इसमें भी हो सकता है और ये वाले इक्वेशन में भी हो सकता है। सॉरी, मैंने ये दोनों एक ही जगह पे गोला कर दिया गलती से। ये देखो ये वाला भी हो सकता है, ये वाला, बट एग्जैक्टली कौन सा y ऑन x है, इसको कैसे हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। देखो इसके लिए हम लोग क्या लॉजिक लगा सकते हैं, हमें लेना पड़ेगा एजम्पशन। क्या लेंगे, ये पूरा सोल्यूशन जो है एजम्पशन पे होगा। देखो जैसे अगर हम लोग मान लेते हैं दो इक्वेशन है हम लोग के पास, 7x माइनस 3y माइनस 18 0 और 4x माइनस वाई माइनस 11 0। ठीक है, हम लोग एजम्पशन लेते हैं, ठीक है, मुझे भी नहीं पता सही होगा कि गलत, हम लोग एजम्पशन लेते हैं ये वाला है x ऑन y। ठीक है, ये मुझे ऐसा लगा तो मैंने लिख दिया, जरूरी नहीं है ये सही है क्योंकि एजम्पशन है। तो ये अगर x ऑन y है तो ये y ऑन x होगा, ऐसा मुझे लग रहा है, मुझे नहीं पता कंफर्मली, लेकिन कंफर्म कर लेंगे। कैसे करेंगे, देखो अगर ये x ऑन y है तो इसका हम लोग सोल्यूशन कैसे लिखेंगे, x ऑन y का मतलब है x लेफ्ट हैंड साइड हमें रखना है, तो 7x इक्वल टू 18 प्लस 3y होगा। ठीक है, तो x इक्वल टू हो जाएगा 18/7 प्लस 3/7y। ये मैंने एक ही लाइन में प्रेजेंट कर दिया। ठीक है, ये डिवाइडेड बाय 7 होगा, मैंने एक स्टेप मतलब ओमिट करके लिख दिया, डिवाइडेड बाय 7 होने से 18/7 3/7। ठीक है, अच्छा अब यहां से मुझे बताओ कि bxy कितना होगा, क्योंकि अगर इक्वेशन मेरा x है तो कोफिशिएंट x ऑन y होने से कोफिशिएंट bxy होगा ना। यहाँ पर bxy कितना है, +3/7। ठीक है, क्योंकि इक्वेशन कैसा होता है, a प्लस बी एक्स, ये फॉर्मेट होता है ना, इन जनरल फॉर्मेट ये होता है। ठीक है, तो यहाँ पर a प्लस बी एक्स की जगह a प्लस बी वाई है, ये इसीलिए है क्योंकि ये x इक्वल टू है। ठीक है, y इक्वल टू होने से ऐसे होगा, x इक्वल टू होने से ऐसे होगा, a प्लस बी वाई। तो यहाँ पर b जो है वही तो मेरा रिग्रेशन कोफिशिएंट होता है। ठीक है, और एक्स वाई का मतलब क्या, दो वेरिएबल है इसीलिए हम लोग लिख रहे हैं। हम लोग चाहे तो सिर्फ b भी लिख सकते हैं, जैसे r को हम लोग r भी लिख सकते हैं और r एक्स वाई भी लिख सकते हैं ना, ये तो लिखने का तरीका है। तो ये हो गया। अब ये अगर y ऑन x है तो हमें इक्वेशन के y जो है इधर रखना पड़ेगा, तो माइनस वाई इक्वल टू 11 माइनस 4x। ठीक है, तो यहाँ पर y इक्वल टू क्या हो जाएगा, y इक्वल टू हो जाएगा 11 माइनस 4x डिवाइडेड बाई -1। ठीक है, -1, ये वाला 1 से मल्टीप्लाई है ना, तो 11 बाई -1 और -4 बाई -1 ऐसे इंटू x। ऐसे करते, एक काम करते, इस तरह से करते तो आसानी से हो जाएगा। ये देखो हम लोग इस तरह से करते हैं तो माइनस का कोई झमेला नहीं रहेगा। ये देखो 4x माइनस 11 इक्वल टू वाई है ना, तो y इक्वल टू हो गया सीधा सीधा 4x माइनस 11, y इक्वल टू 4x माइनस 11, ये बन गया। अच्छा अब यहाँ से हमारा क्या होगा, क्योंकि y डिपेंड्स ऑन x है तो हम लोग का जो कोफिशिएंट होगा वो b/x होगा। अब देखो हम लोग सिर्फ b से भी दिखा सकते हैं, बट इधर भी b इधर भी b, कंफ्यूजन हो जाएगा ना, तो इसीलिए bxy और ये b/x। तो b/x का वैल्यू कितना है, +4। ये देखो b/x का वैल्यू है +4। अब हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे r। ठीक है, r एक्स वाई, जो r एक्स वाई का वैल्यू कहां से कहां लाई करता है, +1 से लेके -1 के अंदर लाई करता है। ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, कहां पर, कोरिलेशन चैप्टर में। ठीक है, अब एक फॉर्मूला बताएंगे, ये फॉर्मूला मैंने अभी तक तुम लोग को बताया नहीं, लेकिन मतलब इसका एक्सप्लेनेशन नहीं बताया, एक्सप्लेनेशन बता देंगे। एक बार इसको यूज कर लेते, क्वेश्चन मिडिल में आ गया तो एक बार इसको यूज कर लेते। एक फॉर्मूला ऐसा होता है बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स। ठीक है, ये होता है। ठीक है, अभी ये इसको भी बता देंगे कैसे होगा। तो बी एक्स वाई कितना है, बी एक्स वाई है 3/7। ठीक है, बी वाई एक्स कितना है 4, तो इसको सॉल्व करने से कितना आएगा 12/7, ये वाला आ गया। ठीक है, 12/7। अब इसका रूट करना है, इसका रूट करेंगे तो ये आ गया 1.3093। ठीक है, 1.3093। अब देखो 1.3093 ऐसे आ रहा है आर का वैल्यू, लेकिन आर का वैल्यू क्या होना चाहिए, हमें पता है आर का वैल्यू +1 से -1 के मिडिल में होना चाहिए, इंक्लूसिव ऑफ +1 -1। मतलब आर का वैल्यू +1 हो सकता है, -1 हो सकता है, या इसके मिडिल का कोई वैल्यू हो सकता है। तो ये आर का जो वैल्यू आया, क्या ये सही आया है, आर के रेंज में आया है, या फिर ये नहीं हो सकता है, मुझे इतना बताओ।
क्या आर का वैल्यू इतना हो सकता है? 1.3093 क्या पॉसिबल है? क्योंकि आर का जो रूल्स है, आर +1 हो सकता है, आर -1 हो सकता है, या फिर आर +1 से लेके -1 के मिडिल का जितना भी वैल्यू है ये हो सकता है। क्या ये वैल्यू +1 है, -1 में है, या +1 से -1 के मिडिल में है? बताओ। +1 से ज्यादा है। +1 से ज्यादा है, तो ये गलत एजम्पशन हुआ। इसका मतलब ये गलत एजम्पशन हुआ, क्योंकि एजम्पशन लेके ही करना पड़ेगा। गलत एजम्पशन हुआ तो ये हम लोग का सही नहीं। इसका मतलब अब हमें दूसरा एजम्पशन लेना पड़ेगा। और दूसरा एजम्पशन क्या हो सकता है? दूसरा एजम्पशन मतलब एक ही तो और एजम्पशन हो सकता है। इसका मतलब ये इक्वेशन एक्चुअली एक्स ऑन वाई है और ये वाला इक्वेशन वाई ऑन एक्स है। अब इसको उल्टा रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। अगर ये वाला इक्वेशन एक्स ऑन वाई है तो 4xy, इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, ये देखो, 4x माइनस वाई माइनस 11 इक्वल टू 0। अगर ये इक्वेशन x ऑन y होगा तो 4x इक्वल टू हो जाएगा 11 प्लस वाई, तो x इक्वल टू हो जाएगा 11/4 प्लस y/4, ठीक है। तो इसका मतलब 11/4 प्लस 1/4 y, सिंपल। और यहाँ पर क्योंकि ये x का इक्वेशन है, x ऑन y है, ये x ऑन y है, तो ये bxy है। bxy का क्या हो गया वैल्यू? 1/4, ठीक है। चलो अब y ऑन x चेक करते हैं। y ऑन x का वैल्यू कितना होगा? अब देखो y ऑन x का वैल्यू 7x माइनस 3y, 7x माइनस 3y माइनस 18 इक्वल 0, ठीक है। अच्छा, तो 3y हमें देखना चाहिए, तो 7x माइनस 18 इक्वल टू 3y। अब ये 3 इधर ले लो, तो 7/3 और यहाँ x हो गया माइनस 18/3 इक्वल y। तो इसको ऐसे सिंप्लीफाई कर लेते, इधर y लिख लेते हैं, y इक्वल टू 7/3x माइनस 18/3। इसका मतलब जब y निकालते हैं तो byx निकालते हैं, और इसमें कोफिशिएंट कितना हो जाएगा? +7/3, ठीक है। सिमिलरली हम लोग r का वैल्यू फाइंड आउट करके ये देख लेंगे, ये कितना आ रहा है? 1/4 है, और ये कितना आ रहा है? 7/3, ठीक है। तो ये हो जा रहा है 7/27, 7/27, 7 डिवाइडेड बाई 27, तो 7 डिवाइडेड बाई 27 ये आ गया। इसका रूट कर दो, 0.509, ठीक है। लगभग इतना आ रहा है, 0.509। तो बताओ क्या आर का वैल्यू रेंज में आया? क्या आर, ये एक तरीका है फाइंड आउट करने का, क्या आर का वैल्यू रेंज में आया? आर का वैल्यू +1 से -1 के मिडिल में होना चाहिए, तो ठीक है, ये +1 से -1 के मिडिल का वैल्यू हो गया। तो इसका मतलब हम लोग का एजम्पशन अभी सही हुआ। तो इससे हम लोग बोल सकते हैं कि कौन सा इक्वेशन क्या है। हमें पूछा था बताओ इसमें से y ऑन x इक्वेशन क्या है, यानी y ऑन x इक्वेशन ये वाला है। तो हम लोग ये फॉर्मूला का यूज करके कर सकते हैं, ठीक है। अब ये फॉर्मूला कैसे आया वो भी बता देते हैं। देखो पहले एक बार आंसर चेक करते हैं, देखो यही आंसर है कि नहीं। पॉइंट 2 का आइडेंटिफाई द रिग्रेशन इक्वेशन y ऑन x, देखो इन्होंने भी ऐसे ही एजम्पशन किया है, ये देखो। तो ये हो गया y ऑन x, 7x माइनस 3y माइनस 18, ये जो है ये y ऑन x होगा। अब ये वाला फॉर्मूला कैसे आया देखो, ये पता है तुम लोगों को, ठीक है, ये नया कुछ नहीं है। अभी हम समझाने से ही तुम लोग देखो कैसे होगा। जैसे देखो तुम लोग को ये पता, ये पहले बता देते मिडिल में, बाकी क्वेश्चन को आगे करते कि अचानक से ये फॉर्मूला कहाँ से आ गया। मैंने ये ऑलरेडी कोरिलेशन में बता रखा है कि RXY जिसको बोलते हैं रिग्रेशन कोफिशिएंट, इसका मतलब होता है कोवेरिएंस ऑफ x कॉमा y, इसको बोलते हैं x कॉमा y, x कॉमा y, ये सब मैंने बता रखा है ऑलरेडी क्लास में। x कॉमा y अगर तुम लोग गलत रीड करोगे तो गलत समझोगे, ठीक है। ये कोई इनटू नहीं है, ये x कॉमा y है, दो वेरिएबल का बात होता है, इसीलिए यहाँ पर x कॉमा y लिखा जाता है, ठीक है। नीचे क्या हो जाएगा? नीचे होता है वेरिएंस, ये देखो एक बार फिर से बताते हैं, वेरिएंस ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, ठीक है, वेरिएंस ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब बी एक्स वाई ये भी ऑलरेडी हम लोगों ने एक बार कर रखा है। बी वाई एक्स का मतलब क्या होता है, बी एक्स वाई का मतलब क्या होता है? देखो बी वाई एक्स का मतलब होता है कॉव एक्स कॉमा वाई, मतलब कोवेरिएंस ऑफ एक्स कॉमा वाई, यहाँ पर भी होता है कॉव एक्स कॉमा वाई, ठीक है। और नीचे क्या हो जाएगा? वेरिएंस ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो यहाँ पर लिखेंगे वेरिएंस, ठीक है। ये तो मैंने लास्ट क्लास में ही समझाया था। इसमें इंडिपेंडेंट कौन है? वाई, बी वाई एक्स का मतलब वाई डिपेंड्स ऑन एक्स, तो इंडिपेंडेंट कौन है? एक्स है, ठीक है। यहाँ पर वेरिएंस
इस तरह से याद रखना है। देखो एक्सप्लेनेशन हम इसीलिए करते ताकि तुम लोग समझ पाओ कि क्या कर रहे हो। सिर्फ फॉर्मूला बोल के भी हम करवा सकते हैं, लेकिन उस तरह से करके कोई फायदा नहीं है, ठीक है। अब देखो एक्स डिपेंड्स ऑन वाई, इसका मतलब होता है एक्स डिपेंड्स ऑन वाई, ये सब पढ़ना पड़ेगा। एक्स डिपेंड्स ऑन वाई तो वेरिएंस ऑफ क्या हो जाएगा, यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, तो एक्स डिपेंडेंट है तो वाई इंडिपेंडेंट है, तो वेरिएंस ऑफ क्या हो जाएगा, वाई। ये हो गया वेरिएंस ऑफ एक्स। ये ऑलरेडी हम लोगों ने लास्ट क्लास डिस्कस किया था, और ये तो हम लोगों ने कोरिलेशन चैप्टर में डिस्कस किया था, मतलब लगभग 2-3 क्लास आगे, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर देखो यहाँ से ये वाला चीज लिखते हैं। देखो आर एक्स वाई, इसको हम थोड़ा सा पॉप एक्स कॉमा वाई। अब ये जो नीचे लैंग्वेज में लिखा था, लैंग्वेज में क्या लिखा था, वेरिएंस ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब एक्स भी एक बार इंडिपेंडेंट हो सकता है, वाई भी एक बार इंडिपेंडेंट हो सकता है, ठीक है। तो जब हम लोग आर एक्स वाई निकालेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ एक्स इंटू स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ वाई। ये फॉर्मूला हमें पता है, ठीक है। ये हो गया। अच्छा अब देखो, अगर हम लोग इसको जस्ट मल्टीप्लाई करते हैं, देखो ये अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो इधर ये हो गया क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, आर एक्स वाई इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ वाई हो गया, ठीक है। अब ये जो फॉर्मूला है बी एक्स वाई का मतलब क्या है, बी एक्स वाई का मतलब है कॉब एक्स कॉमा वाई, और क्योंकि एक्स वाई का मतलब होता है एक्स डिपेंड्स ऑन वाई, ठीक है, एक्स डिपेंड्स ऑन वाई, तो नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा वेरिएंस ऑफ वाई, ठीक है। ये देखो नीचे क्या आ जाएगा, वेरिएंस ऑफ बी एक्स वाई का वेरिएंस ऑफ वाई आ जाएगा, ठीक है। ये देखो यहाँ पर वेरिएंस ऑफ वाई आ जाएगा, तो हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, और वेरिएंस ऑफ वाई मतलब ये देखो वेरिएंस का मतलब क्या होता है, ये भी मैंने एक क्लास में बोला था। ये देखो वेरिएंस का मतलब होता है स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर, ठीक है। वेरिएंस का मतलब होता है स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर, और स्टैंडर्ड डेविएशन को हम लोग सिग्मा से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो सिग्मा स्क्वायर, अब सिग्मा एक्स होगा तो सिग्मा एक्स का स्क्वायर, सिग्मा वाई होगा तो सिग्मा वाई का स्क्वायर। तब तुम लोग सोच सकते हो कि मैम आपने यहाँ पर क्यों नहीं स्क्वायर दिया, क्योंकि यहाँ पर मैंने दो स्टैंडर्ड डेविएशन लिखा है, तो दो स्टैंडर्ड डेविएशन आपस में मल्टीप्लाई होके तो स्क्वायर हो ही जाएंगे ना, इसीलिए यहाँ पर स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ एक्स और स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ वाई लिखने से स्क्वायर ऑटोमेटिकली होगा। मतलब ये दोनों स्क्वायर नहीं होगा, ऑब्वियसली एक्स और वाई मल्टीप्लाई करने से कभी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर तो होता नहीं है, हमें नहीं चाहिए वो चीज। हमें क्या चाहिए, हमें स्टैंडर्ड डिवीजन का स्क्वायर चाहिए, क्योंकि ये दो अलग अलग वेरिएबल के अंदर हम लोग रिलेशन ढूंढते हैं, तो ये ऑटोमेटिकली नीचे वेरिएंस हमारा आता है, ठीक है। तो ये देखो ये हम लोगों ने मल्टीप्लाई कर लिया। अब यहाँ पर मैंने क्या लिखा, ये है सिर्फ एक वेरिएबल, तो ये स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई हो गया। और स्टैंडर्ड डेविएशन का वेरिएंस कैसे होता है, वेरिएंस का मतलब होता है स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर, ठीक है। तो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, देखो यहाँ पर इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई, ठीक है। अच्छा अब देखो ये एक्चुअली ऐसे लिख देते हैं, ये देखो यहाँ पर तो मैंने लैंग्वेज लिखा है ना, वेरिएंस ऑफ वाई, तो वेरिएंस ऑफ वाई मतलब ये हो जाएगा, ये देखो ये हो जाएगा वेरिएंस ऑफ वाई का मतलब, और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा अब ये कॉब का वैल्यू पुट करते हैं, आर एक्स वाई इंटू स्टैंडर्ड डिविजन ऑफ एक्स इंटू स्टैंडर्ड डिविजन ऑफ वाई डिवाइडेड बाई स्टैंडर्ड डिविजन ऑफ वाई इंटू स्टैंडर्ड डिविजन ऑफ वाई, ये और ये कैंसिल हो गया, ठीक है। अच्छा तो बचा क्या, आर एक्स वाई इंटू स्टैंडर्ड डिविजन ऑफ एक्स इंटू स्टैंडर्ड डिविजन ऑफ वाई, ठीक है। ये एक वैल्यूज फाइंड आउट हुआ, इसका जरूरत नहीं है, हम जितने भी एक्सप्लेनेशन दिखाते हैं एमसीक्यू के लिए जरूरत नहीं होता है, लेकिन समझाने से फॉर्मूला याद रखना आसान हो जाता है। बी वाई एक्स का मतलब देखो, बी वाई एक्स का मतलब होता है कोवेरिएंस ऑफ एक्स कॉमा वाई, और वेरिएंस ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो एक्स वाई डिपेंड्स ऑन एक्स है, तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन हो गया, एक्स हो गया। देखो मेरा बात सुनो तो तुम लोग भी याद रख पाओगे, ये इसी तरह से तो हम लोगों ने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्या होता है, तो वाई डिपेंड्स ऑन एक्स, तो यहाँ पर हमें स्टैंडर्ड डिविजन ऑफ एक्स चाहिए क्योंकि वेरिएंस ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल चाहिए, ठीक है। तो ये कॉव का वैल्यू फिर से वही आर एक्स वाई इंटू स्टैंडर्ड डिविजन ऑफ एक्स इंटू स्टैंडर्ड डिविजन ऑफ वाई, ये मैंने कॉव का वैल्यू पुट किया और कुछ नहीं, और नीचे देखो दो बार स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ एक्स यानी वेरिएंस, ठीक है। अब इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, आर एक्स वाई इंटू स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ वाई डिवाइडेड बाई स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ एक्स, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आर एक्स वाई का वैल्यू क्या मैंने फॉर्मूला में लिखा है, प्लस माइनस ऐसे कर देते हैं, देखो या फिर ये बाद में देते हैं। आर एक्स वाई का वैल्यू हम लोग कैसे लिख सकते हैं, आर एक्स वाई का वैल्यू हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, आर एक्स वाई का मतलब हो जाएगा, ये देखो यहाँ पर बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई,
इसका रूट करने से आर एक्स वाई आ जाएगा। कैसे, ये देखो, या फिर ऐसे कैलकुलेट करते हैं, ऐसे नहीं दिखाते फिर तुम लोग को कंफ्यूजन लग सकता है। हम एक बार बी एक्स वाई और बी वाई एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे। देखो बी एक्स वाई और बी वाई एक्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे, ऑटोमेटिकली आर एक्स वाई आएगा। बी एक्स वाई का वैल्यू क्या आ गया, आर एक्स वाई इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स, ये देखो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई, ठीक है। और बी वाई एक्स का वैल्यू देखो ये वाला, आर एक्स वाई इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x। ये मैंने कुछ नहीं किया, जो वैल्यूज फाइंड आउट किए वो पुट किया, ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, बचा क्या, आर एक्स वाई मल्टीप्लाइड आर एक्स वाई, ठीक है, बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स का वैल्यू। अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई करके बोल सकते हैं आर स्क्वेयर एक्स वाई इक्वल टू बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स, ठीक है, ये हो गया। तो आर एक्स वाई इक्वल टू रूट ओवर ऑफ बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स, ठीक है। तो ये फॉर्मूला इस तरह से आया कि आर का वैल्यू हम लोग इस तरह से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। देखो कोरिलेशन कोफिशिएंट का हम लोगों ने बहुत सारा फॉर्मूला सीखा था आर का, एक सीखा था स्पेयरमैन रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट, ठीक है। एक हम लोगों ने कार्ल पियर्सन सीखा जो सबसे अच्छा होता है, सबसे बेस्ट मेथड होता है, ठीक है। तो वहां पर अलग अलग फॉर्मूला था। लेकिन अगर क्वेश्चन में मान लो हमें बी एक्स वाई और बी वाई एक्स दे रखा है तो हम लोग आर का वैल्यू इस तरह से ही फाइंड आउट कर सकते हैं। ये एक्सप्लेनेशन जस्ट मैंने इसीलिए किया ताकि तुम लोग समझो कि ये कैसे आया, ठीक है। ये कैसे आया, ये कोरिलेशन के फॉर्मूले से ही आया। ये कोरिलेशन में पढ़ा था, ये कोरिलेशन में पढ़ा था, वहां से हम लोगों ने ये फाइंड आउट किया कि अगर हम लोग वैल्यू पुट करते हुए, ये सब क्या होता है, सिंप्लीफाई करते हुए तुम लोग के पास एक रेडीमेड फॉर्मूला दे दिया जाता है कि ये ऐसे है। लेकिन एक्चुअली रेडीमेड थोड़ी ना, मतलब उसको तो रेडीमेड मतलब उसको भी तो रेडी किया गया है। जैसे मानो ना मॉल में जो कपड़े मिलते हैं रेडीमेड, क्या उसने किसी को, मतलब वो कपड़ा क्या किसी ने सिला नहीं है, ऑब्वियसली टेलर ने ही सिला है ना। ऐसा थोड़ी ना है कि वो बिना सिले बन गया है। उसी तरह से ये फॉर्मूला भी तो इसी तरह से एक्सप्लेन होता है, तभी जाके मेन फॉर्मूला आता है। अब मेन फॉर्मूला क्या है, मेन फॉर्मूला तो यही वाला होता है, ठीक है। मेन फॉर्मूला तो तुम लोग का ये वाला होगा। याद रखने के लिए अगर हम बोले तो तुम लोग को ये याद रखना है, ठीक है, ये वाला चीज याद रखना है। और बी एक्स वाई बी वाई एक्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, मतलब उसका वैल्यू क्या होता है, वो तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा ही था, ये सब, ठीक है। ये मैंने एक्सप्लेन करके समझाया था। तो ये एक नया फॉर्मूला आ रहा है कि आर को हम लोग बी एक्स वाई और बी वाई एक्स के थ्रू से कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। ये मैंने एक्सप्लेन किया, तुम लोग खुद भी एक बार घर पे करके देखोगे तो तुम लोग को और भी अच्छे से समझ में आएगा। लेकिन मुझे तो लगता है समझ में आना चाहिए, अगर तुम लोग पिछला क्लास देखे हो तो, मतलब लास्ट जो भी कोरिलेशन से स्टार्टिंग क्लास है, अगर कोरिलेशन से स्टार्टिंग क्लास नहीं पूरा किया है तो थोड़ा सा मतलब लग सकता है कि क्या हो रहा है। लेकिन देखो कोरिलेशन से स्टार्टिंग क्लास किया हुआ है तो आर एक्स वाई समझ जाओगे, कार्ल पियर्सन स्पेयरमैन जो भी बोल रहे हैं। और अगर ये सब नहीं किए हो तो करना पड़ेगा, नहीं तो नहीं समझ में आएगा ना स्पेयरमैन क्या है। अगर नहीं किए हो तो नहीं समझ में आएगा, ठीक है। तो अगर नहीं किया हुआ है तो करना पड़ेगा। चलो, तो मैंने ये एक्सप्लेनेशन एक बार दे दिया कि मिडिल में ये क्वेश्चन आ गया था फॉर्मूला, कंप्यूट द कोरिलेशन कोफिशिएंट बिटवीन एक्स एंड वाई, एक्स और वाई के बीच में कोरिलेशन कोफिशिएंट हमें फाइंड आउट करने के लिए बोला है, ठीक है। तो कोरिलेशन कोफिशिएंट क्या होता है, आर होता है, ठीक है। कोरिलेशन कोफिशिएंट आर होता है। और हम लोग को बोला है कि आर एक्स वाई, इसका मतलब आर एक्स वाई फाइंड आउट करने के लिए बोला है, तो आर एक्स वाई इस तरह से फाइंड आउट हो जाएगा, ठीक है। ये देखो कैसे फाइंड आउट किया है, क्वेश्चन नंबर 3, ये देखो आर स्क्वेयर इक्वल टू, ये देखो ऑलरेडी हम लोग का कैलकुलेट हुआ था ना 7/12, तो आर का वैल्यू कितना हो जाएगा, आर का वैल्यू हो गया 0.7638, ये देखो ये वाला आर का वैल्यू 0.7638, ये वाला 7/27 होने से 7/12, अच्छा ओ ये 12 होगा, मैंने 27 क्यों लिख दिया, गलती से लिख दिया, तुम लोगों ने भी कुछ नहीं बोला, ये मैंने 9 सोचा, सॉरी। ये देखो ये 7/12, तो 7/12 होने से कितना होता है, बाई चांस ये आंसर टैली कर गया, कम आ रहा था इसलिए 7/12, और इसका रूट कर लेते हैं, इसका रूट कर लेते हैं। तो 0.763 आ रहा है, ठीक है, 0.763, ये आंसर ऑलरेडी हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं। ये ही वाला क्यों होगा, देखो हमें बोला है आर कैलकुलेट करो, और हम लोगों ने ये फाइंड आउट कर लिया कि इसमें से एग्जैक्टली कौन सा एक्स ऑन वाई है और वाई ऑन एक्स है, उस हिसाब से ये सही है, ये गलत एजम्पशन हुआ था पहले, ये सही है। एक हम लोगों ने एजम्पशन से क्वेश्चन स्टार्ट किया, फर्स्ट एजम्पशन गलत हुआ तो सेकंड ऑब्वियसली सही होगा, ठीक है। तो ये हो गया, क्योंकि दो ही एजम्पशन ले सकते हैं, या तो ये एक्स ऑन वाई होगा या वाई ऑन एक्स होगा, और ये एक्स ऑन वाई होगा या फिर वाई ऑन एक्स होगा, ठीक है। तो ये आर का वैल्यू इस तरह से, तो ये सही वैल्यू है, इसका मतलब आर का वैल्यू 0.763 हमारा आंसर होना चाहिए, ठीक है। ये देखो 0.763 इन्होंने उसके बाद
बाद का भी डेटा लिया हुआ है 8, ठीक है। तो ये थर्ड नंबर जो आंसर है वो ऑलरेडी हम लोगों ने कैलकुलेट कर रखा है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हमारा ऑलरेडी कैलकुलेटेड है 7/12 यानी 0.763 ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। और फोर्थ नंबर देखो, फोर्थ नंबर क्वेश्चन में क्या बोला है, फोर्थ नंबर क्वेश्चन में बोला है कि गिवन द वेरिएंस ऑफ x इज 9, ठीक है। x का वेरिएंस मतलब ये देखो, वेरिएंस ऑफ x हम समझाते हैं, देखो फिर से समझाते हैं। वेरिएंस ऑफ x इज 9, ठीक है। वेरिएंस का मतलब होता है स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर, तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x का स्क्वायर यानी 9, ठीक है। इसका मतलब ये बता रहा है। आगे बोल रहा है फाइंड द एसडी ऑफ y, एसडी मतलब ये एसडी ऑफ y कैलकुलेट करो कितना होगा, ठीक है। तो हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं एस डी ऑफ वाई, ये देखो एस डी ऑफ वाई हम लोग ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं, बी वाई एक्स का मतलब क्या होगा, अभी अभी हम लोगों ने सीखा आर एक्स वाई इंटू, ये देखो ये भी एक फॉर्मूला निकल के आया ना, बी एक्स वाई का हम लोग दो फॉर्मूला लिख सकते हैं, या तो ये लिख लो, ठीक है, ये लिख लो, या फिर ऐसे लिख लो, ये वाला ये जो निकल के आया, ठीक है। दोनों में से कोई भी एक हम लोग यूज कर सकते हैं। तो क्योंकि हमारे पास आर अवेलेबल है तो हम लोग यही वाला यूज करेंगे। तो बी वाई एक्स मतलब क्या हो जाएगा, वाई डिपेंड्स ऑन एक्स, ठीक है, वाई डिपेंड्स ऑन एक्स, तो एक्स हो जाएगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो देखो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पर हो जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई डिवाइडेड बाई स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स। अब इससे हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई हमें फाइंड आउट करने बोला है, एक्स का वैल्यूज एस डी ऑफ एक्स कितना है, एस डी ऑफ एक्स हो जाएगा रूट ओवर ऑफ 9 यानी 3, ठीक है, 3 हो गया। आर एक्स वाई अभी अभी कैलकुलेट किया, ये वाला 0.763, 0.763, ठीक है। और बी वाई एक्स का वैल्यू ये देखो, सही वाला बी वाई एक्स, यहां से देखो बी वाई एक्स का वैल्यू 7/3, ठीक है, बी वाई एक्स का वैल्यू 7/3। तो सारा चीज ऑलरेडी हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया है, जस्ट यहाँ पर फाइंड आउट करना है, देखो हो गया। अच्छा अब ये इसको कैलकुलेट करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, तो 3 इंटू 0.763 इंटू स्टैंडर्ड डिविजन ऑफ y इक्वल टू 7 इंटू 3, ठीक है। तो स्टैंडर्ड डिविजन ऑफ y इक्वल टू 21 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 0.763, तो कितना होगा देखना पड़ेगा, देखो 21 डिवाइडेड बाई 3 डिवाइडेड बाई 0.763, ये आ जा रहा है 9.17 ऐसे आ रहा है, ठीक है। तो ये देखो 9.17 ऐसे आ रहा है, चेक करते हैं एक बार आंसर 9.17 ऐसे होगा कि नहीं, लास्ट वाला आंसर 9.16 आ रहा है इनका, ठीक है। तुम लोग एक बार ये मल्टीप्लाई हो सकता है मेरा थोड़ा सा मैंने कम डिजिट लिया है, तो 9 के बराबर ही आएगा, तुम लोग चेक करके देख लो उतना ही आएगा आई थिंक। 3 इंटू मैंने लिखा है यहाँ पर 0.7638 लिया है, तो इन्होंने 8 लिया है, इस वजह से थोड़ा सा कम आ रहा है, क्योंकि मैंने 8 नहीं लिया है इस वजह से मेरा थोड़ा सा ज्यादा आ रहा है, ठीक है, 7 आ रहा है। जितना नीचे वैल्यू ज्यादा होगा डिवाइड का आंसर उतना कम होगा ना, तो इसलिए मेरा 9.17 आया। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब तुम लोग एमसीक्यू करोगे तो ऑप्शन तो रहेगा ही, उससे कर सकते हो, ठीक है। उसमें कोई तुम लोग को प्रॉब्लम नहीं होगा, नियर अबाउट आंसर तुम लोग को मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो लिखवाते हैं, देखो आर इक्वल टू, अभी जो हम लोगों ने फॉर्मूला देखा बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स, ठीक है, यहाँ पर प्लस माइनस होता है इसका, ऑलवेज ये वाला लिखना पड़ेगा हमें, ऑलवेज साइन ऑफ बी एक्स वाई by(x) and r all have same। ये क्यों होता है, देखो ये क्यों होता है, ये प्रॉपर्टी भी समझा देते हैं कि सारे साइंस जो है वो सेम होंगे, क्यों होंगे, क्योंकि देखो आर एक्स वाई का मतलब क्या है, आर एक्स वाई का मतलब फिर से एक्सप्लेन करते हैं, देखो ये होता है, ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। बी एक्स वाई का वैल्यू क्या होता है, बी एक्स वाई का वैल्यू होता है कॉब एक्स कॉमा वाई डिवाइडेड बाई स्टैंडर्ड डिविजन ऑफ वाई स्क्वायर। देखो मुझे तो आदत है, तुम लोग आदत करो, एक्स डिपेंड्स ऑन वाई, तो इसका मतलब एक्स इंडिपेंडेंट है, नीचे होता है
एक्स वाई इंडिपेंडेंट है, एक्स डिपेंड्स ऑन वाई यानी वाई इंडिपेंडेंट है, नीचे होता है वेरिएंस ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इसीलिए मैंने ऐसे लिखा। और एक पॉइंट बी वाई एक्स, ठीक है, बी वाई एक्स का मतलब भी कोवेरिएंस ऑफ एक्स कॉमा वाई डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, मतलब वेरिएंस ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और वेरिएंस का मतलब होता है स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर। तो यहाँ पर वाई डिपेंड्स ऑन एक्स, तो एक्स इंडिपेंडेंट है। अब देखो एक चीज समझो, ये जो है यहाँ पर ये वाला या फिर ये वाला या फिर ये वाला, ये तीनों जो वैल्यूज है, ये तीनों जो वैल्यूज है, ये हमेशा क्या आएंगे पता है, ये हमेशा पॉजिटिव ही आएंगे। क्यों आएंगे ये हमेशा पॉजिटिव, क्योंकि देखो ये नीचे स्क्वायर है, ये नीचे स्क्वायर है, समझो चीज को, ये नीचे स्क्वायर है, ये देखो यहाँ पर नीचे स्क्वायर है, यहाँ पर नीचे स्क्वायर है। अब चाहे माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो या फिर प्लस प्लस मल्टीप्लाई हो, ठीक है, या फिर प्लस प्लस मल्टीप्लाई हो, हम लोग का यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, आंसर हम लोग का हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, क्योंकि नीचे क्या है, नीचे स्क्वायर है, नीचे अगर स्क्वायर है तो आंसर हम लोग का हमेशा पॉजिटिव आएगा। अगर स्टैंडर्ड डिविजन ऑफ वाई -2 है तो -2 इंटू -2 प्लस होगा, अगर +2 है तो +2 इंटू +2 प्लस होगा। तो उसी तरह से ये नीचे का जो आंसर है वो हमेशा पॉजिटिव आएगा, ठीक है। और क्योंकि यहाँ पर भी दो चीज मल्टीप्लाई हो रहा है, तो अगर एक का वैल्यू -2 है, दूसरे का वैल्यू -3 है, ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये प्लस ही हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से ये आंसर हमेशा नॉर्मली क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, ठीक है। लेकिन ये जो है, ये देखो ऊपर में जो है कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई, ठीक है, कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई, और ये कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई, और ये कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई, क्योंकि ये एक ही चीज है, क्योंकि ये एक ही है, सब जगह पे एक ही चीज लिखा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, सेम, है ना। ये ऊपर में जो भी आंसर आएगा ये तीनों का सेम ही आएगा, ठीक है। अब ये इसका मतलब साइन कौन डिसाइड कर रहा है, साइन डिसाइड करेगा कोवेरिएंस, है ना, कोवेरिएंस साइन डिसाइड करेगा, क्योंकि ये ऊपर में जो साइन आएगा ओवरऑल आंसर इसका या फिर इसका या फिर इसका वही वाला साइन आएगा। अगर कोवेरिएंस नेगेटिव आएगा तो ये आर एक्स वाई नेगेटिव आ जाएगा, ये भी नेगेटिव आ जाएगा, ये भी नेगेटिव आ जाएगा। अगर कोवेरिएंस पॉजिटिव आया तो ये सब क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि देखो नीचे तो हमारा हमेशा पॉजिटिव ही आना है, ठीक है, नीचे हमेशा पॉजिटिव ही आना है। अगर नीचे पॉजिटिव ही आएगा तो ऊपर देखो, ऊपर अगर माइनस होगा, नीचे पॉजिटिव है, ऊपर नेगेटिव है, ठीक है, तो यहाँ पर हमारा माइनस डिवाइड करने से नेगेटिव ही आएगा, नीचे नेगेटिव है, सॉरी पॉजिटिव है, ऊपर पॉजिटिव है, तो भी हमारा क्या आ जाएगा, तो हमारा पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है। इसका मतलब साइन कौन डिसाइड कर रहा है, ये डिसाइड, देखो ऊपर नेगेटिव है तो नेगेटिव, ऊपर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा। इसका मतलब ये वाला प्रॉपर्टीज इसीलिए आ रहा है कि ये तीनों का साइन ऑलवेज क्या होगा, ओवरऑल सेम ही होगा, ठीक है। ऑलवेज साइन ऑफ बी वाई एक्स, बी एक्स वाई एंड आर एक्स वाई लिख लो, आर एक्स वाई ऑल हैव सेम, ठीक है। ये प्रॉपर्टीज हमें इस तरह से समझ में आता है। बाकी तुम लोग क्वेश्चन करोगे तो वहां पर हम प्रूव करके दिखा देंगे कि सेम ही होगा, ठीक है। वैसे भी यहाँ पर मैंने प्रूव करके ही दिखाया क्यों सेम आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर क्योंकि नीचे सारा ही जो है पॉजिटिव आएगा ऑलवेज, और ऊपर जो है सबका एक ही जैसा आएगा, चाहे आर एक्स वाई कैलकुलेट करो, बी एक्स वाई, बी वाई एक्स, क्योंकि हर जगह पे ऊपर में है कॉव एक्स कॉमा वाई, तो सेम ही आएगा, ठीक है। इसका मतलब साइन डिसाइड कौन करेगा, कॉव एक्स वाई करेगा। अगर कॉव एक्स वाई, ये देखो, अगर हम लोग का कॉव एक्स वाई जो है वो नेगेटिव है तो आंसर्स नेगेटिव आएंगे, अगर कॉव एक्स वाई जो है वो पॉजिटिव है तो आंसर हम लोग का पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट देखो यहाँ पर मेनली हम लोग का रिग्रेशन का जो भी मेन पॉइंट था वो हम लोग का हो गया। अब हम लोग थोड़ा छोटा छोटा डिस्कशन करेंगे जो कि आ जाता है। एक हम लोग करेंगे कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन, कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन, ये एक मिसलेनियस पॉइंट है, बोल सकते हो छोटा मोटा पॉइंट जो आ जाता है। कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन को डिनोट किया जाता है आर स्क्वायर से, आर आर का मतलब आर एक्स वाई, और कोफिशिएंट ऑफ नॉन डिटर्मिनेंट, नॉन डिटर्मिनेशन, ठीक है, इसको आइडेंटिफाई किया जाता है इस तरह से 1 माइनस आर स्क्वायर एक्स वाई से, ठीक है, ये फॉर्मूला है। अच्छा, अब इसको थोड़ा सा समझते हैं, ये हम सिर्फ फॉर्मूला बोल के भी छोड़ सकते हैं, बट देखो इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं क्या होता है। डिटर्मिनेशन मतलब जो हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं, नॉन डिटर्मिनेशन मतलब जो हम लोग डिटरमाइन नहीं कर सकते, आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, उसे हम लोग बोलते हैं नॉन डिटर्मिनेशन, ठीक है। अब देखो जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं, कोरिलेशन
कोफिशिएंट बिटवीन प्राइस एंड डिमांड इज -0.8। ये मैंने एक एग्जांपल लिया। अब देखो कोरिलेशन कोफिशिएंट मतलब किसका बात कर रहे हैं, आर का बात कर रहे हैं, ठीक है। हम लोग कोरिलेशन कैलकुलेट कर रहे हैं, रिलेशन तो एक में नहीं होगा, दो एटलीस्ट होना चाहिए। तो यहाँ पर हमारा दो चीज के अंदर रिलेशन फाइंड आउट करें, प्राइस और डिमांड। जैसे कि प्राइस बढ़ने से डिमांड का क्या हो रहा है, इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पर एक वेरिएबल्स को x से डिनोट करेंगे, एक को y से। तो कोरिलेशन कोफिशिएंट को r से डिनोट किया जाता है, आर एक्स वाई, बिटवीन प्राइस एंड डिमांड, ठीक है। तो इसको हम दे देते हैं y और इसको हम दे देते हैं x, ठीक है। प्राइस और डिमांड ये मैंने पहले लिख दिया y, चलो कोई बात नहीं, इसको y लिख दिया, इसको x लिख दिया। डिमांड को x और प्राइस को y से मैंने डिनोट किया, ठीक है। तो डिमांड चेंज हो सकता है ड्यू टू प्राइस, है ना। हमें ये पता है, इकोनॉमिक्स में तुम लोग पढ़ते हो कि प्राइस अगर हमारा नॉर्मली बढ़ रहा है तो मार्केट में नॉर्मल जो कंसेप्ट है, डिमांड जो है वो कम हो जाएगा, ठीक है। तो डिमांड चेंज हो सकता है ड्यू टू प्राइस, ठीक है। प्राइस की वजह से डिमांड चेंज हो सकता है। और इसके अलावा देखो ऐसे, रीजन ऑफ चेंज ऑफ डिमांड लिखते हैं ऐसे, देखो रीजन ऑफ चेंज ऑफ डिमांड, एक तो हमें पता है प्राइस, ठीक है। एक हमें पता है, हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं प्राइस की वजह से डिमांड जो है मार्केट में चेंज हो गया। और एक क्या रीजन हो सकता है जिस वजह से हमारा डिमांड चेंज हो गया, वो हमें नहीं पता, वो हम लोग आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं। तो कुछ अलग फैक्टर्स हो सकता है जिस वजह से डिमांड में चेंज दिख रहा है अदर देन प्राइस, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अदर फैक्टर्स, ठीक है। इसको हम लोग अदर फैक्टर्स करते हैं। तो फैक्टर्स तो बहुत सारा हो सकता है, जिस फैक्टर को हम लोग आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं उसको हम लोग बोलेंगे डिटरमाइन वेरिएबल, ठीक है, जिसको हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं। और इसको हम लोग कैसे डिनोट कर सकते हैं, आर स्क्वायर से। ये देखो मैंने अभी एक्स वाई नहीं लिखा, एक्स वाई लिख सकते हो, आर स्क्वायर से ये डिटरमाइन कर सकते हैं कि जो चेंजेस हो रहा है वो प्राइस के वजह से जितना हो रहा है वो आर स्क्वायर है, और जितना प्राइस के वजह से नहीं हो रहा है, बाकी किसी और वजह से हो रहा है, लेकिन वो और जो वजह है वो हमें एग्जैक्टली नहीं पता क्या है, तो उसको हम लोग बाकी क्या बोलेंगे। अगर एक वैल्यू आर स्क्वायर है तो बाकी वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 माइनस आर स्क्वायर। क्यों 1 माइनस आर स्क्वायर होता है, टोटल वैल्यू को हम लोग क्या बोलते हैं, परसेंटेज होता है तो 100, 1 मतलब पार्ट में होता है तो 1। अगर टोटल वैल्यू 1 है, क्योंकि देखो डिमांड चेंज होने का दो रीजन हो सकता है, एक तो प्राइस जो हमें पता है, एक दूसरा फैक्टर हो सकता है, दो रीजन, ठीक है, दो रीजन। तो टोटल एक वैल्यू हो सकता है ना, हम लोग टोटल वैल्यू को 1 मान सकते हैं, यूनिटी, ठीक है, यूनिट मान सकते हैं। तो अगर आर स्क्वायर प्राइस का रीजन है तो बाकी जो रीजन है वो 1 माइनस आर स्क्वायर हो जाएगा। जैसे मान लो ऐसे होता है ना कि एक का एज अगर एक्स है और दूसरा उससे 5 साल ज्यादा है तो एक्स प्लस 5, ठीक है। तो उसी तरह से ही यहाँ पर यही वाले कंसेप्ट में हो गया कि अगर प्राइस चेंज आर स्क्वायर है तो अदर चेंजेस 1 माइनस आर स्क्वायर है। अब देखो हम लोगों ने यहाँ पर प्राइस चेंज, ये देखो कोरिलेशन कोफिशिएंट क्या लिया था, -0.8, ठीक है। -0.8 जो है वो आर का वैल्यू है, तो -0.8 का स्क्वायर करेंगे तो प्राइस चेंज पता चल जाएगा कितना हो रहा है, 0.64, ठीक है। तो ये 1 माइनस 0.64 हो जाएगा, क्योंकि आर स्क्वायर का वैल्यू पुट करना है, तो यहाँ पर आ जाएगा 0.36, ठीक है। अब इसको हम लोग परसेंटेज में भी चाहे तो ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है। कैसे हो जाएगा, आर स्क्वायर इन परसेंटेज हो जाएगा 0.64 इंटू 100 यानी 64%, ठीक है। और 0.36 इंटू 100 यानी 36%। इससे हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसका मतलब लैंग्वेज क्या यूज करेंगे कि जो चेंज हुआ है वो प्राइस की वजह से 64%, मतलब डिमांड में 64% चेंज हुआ है ड्यू टू प्राइस, ठीक है। तो ये लिखते हैं चेंज ड्यू टू प्राइस इज 64%, ठीक है। और यहां पर क्या लिखेंगे, चेंज ड्यू टू अदर फैक्टर इज 36%, ठीक है। चेंज ड्यू टू अदर फैक्टर, ठीक है। और ये आर स्क्वायर को और क्या बोला जाता है, देखो क्योंकि ये हम लोग काउंट कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये हम लोग समझ सकते हैं कि आर स्क्वायर मतलब जो डिटरमाइन कर सकते हैं कि हाँ इतना परसेंट है प्राइस की वजह से है। परसेंटेज तो हमें दो जगह पे ही पता हो सकता है, डिटर्मिनेशन के लिए भी नॉन डिटर्मिनेशन के लिए, लेकिन फैक्टर का पता होना जरूरी होता है। तो ये क्या है, इसको हम लोग बोलेंगे एक्सप्लेन्ड, ठीक है, इसे हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं, एक्सप्लेन्ड वेरिएंस, ठीक है। जैसे प्राइस,
ठीक है, एक्सप्लेन किया प्राइस, या फिर इसका और एक नाम होता है अकाउंटेड वेरिएंस, ठीक है, जिसको अकाउंटेंट कर मतलब कैलकुलेट कर सकते हैं, अकाउंटेंट वेरिएंस, ठीक है। और इसको क्या बोलेंगे, अनएक्सप्लेन्ड, ठीक है, ये एक्सप्लेनेशन के बाहर है, अदर फैक्टर, बहुत सारे फैक्टर है बट पता नहीं एग्जैक्टली नहीं बोल सकते, अनएक्सप्लेन वेरिएंस और अन अकाउंटेंट वेरिएंस। इसको हम लोग बोलते हैं अनअकाउंटेंट वेरिएंस, ठीक है। अच्छा, ये मैंने एक बार एक्सप्लेन करके समझा दिया, ठीक है। अब देखो और एक पॉइंट इस पे हमें सीखना है, जैसे कि मानो अगर आर एक्स वाई का वैल्यू कुछ इस तरह से है, ठीक है, आर एक्स वाई का वैल्यू अगर 1 है, ठीक है, तो यहां से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं आर स्क्वायर एक्स वाई कितना होगा, ऑब्वियसली कर सकते हैं, 1 का स्क्वायर यानी 1 होगा। अगर ये हो गया हम लोग का डिटरमाइन वेरिएबल, नॉन डिटरमाइन क्या हो जाएगा, ये वाला, ठीक है। तो 1 - 1 करेंगे, आर स्क्वायर का वैल्यू पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है, ये 0 हो जाएगा। अब इसका परसेंटेज करेंगे तो 1 × 100%, यानी 100%, ठीक है। और ये हो जाएगा 0 × 100%, यानी कि 0%, ठीक है, 0%। तो इससे हम लोग क्या बोल सकते हैं, इससे हम लोग ये बोल सकते हैं चेंज इन एक्स ड्यू टू change in y is 100%, ठीक है। x का चेंज, क्योंकि पहले हमेशा x लिखा जाता है उसके बाद ही y लिखा जाता है, ये इसीलिए देखो मैंने यहाँ पर जब क्वेश्चन दिया था तो बाई चांस मैंने यहाँ पर पहले जो है प्राइस लिखा था और उसके बाद डिमांड लिखा था, लेकिन डिमांड तो प्राइस के ऊपर डिपेंड करके चेंज करता है ना, इसलिए मैंने इसको x लिख दिया है ना। ये देखो यहाँ पर वही चीज है कि चेंज इन x का जो चेंज हो रहा है ड्यू टू चेंज इन y इज 100%, ठीक है, 100% चेंज हो रहा है। एंड ड्यू टू अदर फैक्टर 0, ड्यू टू अदर फैक्टर, ड्यू टू अदर फैक्टर्स इज 0%, मतलब अदर फैक्टर इस चीज पे इम्पैक्ट नहीं डाल रहा है, जो भी एक्स और वाई है, हमें ये नहीं बताया कि एक्स क्या है, वाई क्या है, प्राइस है, डिमांड है, क्या है, नहीं पता हमें, ठीक है। जो भी है हमें ये बताया कि आर एक्स वाई इक्वल टू 1 अगर होता है तो उससे ये कंक्लूजन आएगा, ठीक है, कि चेंज इन एक्स ड्यू टू चेंज इन वाई इज 100%, क्योंकि पूरा का पूरा जो है नोन फैक्टर के वजह से चेंज है, अननोन फैक्टर, अनकाउंटेड, अनएक्सप्लेन्ड फैक्टर कुछ भी नहीं है, वो 0% है, ठीक है। तो ये हमें मतलब ये देखो, ये सब हम इसलिए बोल रहे हैं कि एमसीक्यू में ऐसा आ सकता है, तो तुम लोग को ये पता होगा तो तुम लोग करेक्ट आंसर दे पाओगे, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट देखो हम लोग पढ़ेंगे स्पूरियस कोरिलेशन, ठीक है, कोरिलेशन का एक बच गया था, स्पूरियस स्पूरियस कोरिलेशन, या फिर इसको बोलते हैं नॉनसेंस कोरिलेशन। अब ये क्या होता है, नॉनसेंस का मतलब क्या, जिसका कोई सेंस नहीं है, ठीक है, जिसका कोई सेंस नहीं है उसको हम लोग बोलते हैं नॉनसेंस कोरिलेशन। जैसे देखो, अगर हम लोग ऐसे बोल सकते, ऐसे बोले कि लैपटॉप का प्राइस बढ़ता जा रहा है, ठीक है, जितना हम लोग का एज बढ़ रहा है, लेकिन ये तो गलत बात है, ठीक है, मतलब ये कोई लिंक ही नहीं हुआ कि एज बढ़ने से लैपटॉप का प्राइस, एज और लैपटॉप में लिंक क्या है, कुछ भी लिंक नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से अगर हमारे दो वेरिएबल के अंदर हम लोग लिंक ढूंढना चाह रहे हैं जिसमें एक्चुअली कोई लिंक नहीं है, ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं स्पूरियस या फिर नॉनसेंस कोरिलेशन। देखते हैं यहाँ पर मिल जाएगा, देखो देखते हैं कहाँ पर है। अच्छा, यहाँ पर ये वाला मैंने बता दिया, नॉन डिटर्मिनेंट और डिटर्मिनेंट वाला। चलो ठीक है, वो शायद आगे होगा कोरिलेशन वाले, मतलब थोड़े पेज आगे होगा, कोई बात नहीं, हम लिखवा देते हैं, देखो वैसे मुझे लिखवाना ही है। देयर आर some cases when we may find a correlation between two variables using
product moment, although the two variables are not perfectly correlated. देखो जैसे मान लो तुम लोग ऐसे सोच सकते हो, तुम लोग का एज पहले 1 था, फिर 2 हुआ, फिर अच्छा जब से पढ़ रहे हो, ठीक है, 1 2 एज में तो नहीं पढ़ रहे हो, सपोज अगर 5 इयर्स या उससे पहले, हम एक बार 5 इयर्स ले लेते हैं, 5 इयर्स एज से पढ़ रहे हो, 6 7 8 9, ये मान लो 9, ऐसे मैंने 4 साल का 9 10 ऐसे ले लिया, ठीक है। अब मान लो तुम लोग जब पढ़ रहे हो बुक, एक एक बुक का प्राइस नॉर्मली पहले था मान लो 100 रुपीज फॉर एग्जाम्पल, फिर हो गया 120, ठीक है, कोई भी एक पर्टिकुलर बुक ले लेते हैं, या फिर मान लो कोई भी कॉपी, जो तुम लोग कॉपी में लिखते हो, मान लो पहले जो कॉपी यूज करते थे उसका प्राइस था 50 रुपीज, उसके बाद हो गया 55, उसके बाद हो गया 58, उसके बाद 60 ऐसे। लेकिन एज बढ़ रहा है, तुम लोग अगर ऐसे सोचते हो कि मेरा एज बढ़ रहा है कॉपी किताब का दाम भी बढ़ रहा है, बट ये गलत बात है, तुम्हारे एज के साथ कॉपी किताब के प्राइस का बढ़ने का कोई भी लिंक नहीं है। लेकिन अगर मैथमेटिकली चाहे तो हम लोग ये दोनों का क्या कर सकते हैं, आर एक्स वाई कैलकुलेट कर सकते हैं। मैथमेटिकली कुछ ना कुछ तो आंसर आ ही जाएगा सॉल्व करने से, एक एक्स वेरिएबल हो गया, एक वाई वेरिएबल हो गया। लेकिन ये अगर प्रैक्टिकली देखो तो इसमें कोई लिंक नहीं बनता है, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं नॉनसेंस कोरिलेशन, मतलब रिलेशन तो बन जा रहा है, मैथमेटिकली कुछ ना कुछ आंसर भी आ जाएगा, लेकिन प्रैक्टिकली दोनों में कोई भी लिंक नहीं है, ठीक है। वही चीज लिखा है देखो, देयर आर सम केसेस व्हेन वी मे फाइंड ए कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स यूजिंग प्रोडक्ट मोमेंट, मतलब मैथमेटिकली कैलकुलेट कर लिया, ऑल्दो द टू वेरिएबल्स आर नॉट परफेक्टली कोरिलेटेड, जबकि दो वेरिएबल्स परफेक्टली कोरिलेटेड प्रैक्टिकली नहीं है, ठीक है। दिस इज ड्यू टू द existence of third variable which is related to both the variables under consideration. It is also known as nonsense कोरिलेशन, ठीक है। जैसे देखो तुम लोग का एज बढ़ रहा है और प्राइस भी बढ़ रहा है, तो एक्चुअली प्राइस चीजों का क्यों बढ़ता है, बिकॉज ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी, तो टाइम तुम लोग की एज पे भी इम्पैक्ट ला रहा है, टाइम जो है वो मतलब पैसे के वैल्यू पे भी इम्पैक्ट ला रहा है। इस वजह से क्या हो रहा है, तुम लोग को लग रहा है हम लोग जैसे बड़े हो रहे हैं सारी चीज जो है वो महंगे होते जा रहे हैं, लेकिन एग्जैक्टली किसी के एज के साथ महंगाई का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन टाइम के साथ हर महंगाई का लेना देना है, ठीक है, क्योंकि इन्फ्लेशन की वजह से क्या हो रहा है, टाइम के साथ साथ चीजों का दाम बढ़ रहा है, टाइम के साथ साथ हम लोगों का भी एज बढ़ रहा है, तो चीज भी हमें ज्यादा महंगा लग रहा है, लेकिन एक्चुअली हमारे एज के साथ चीज का दाम बढ़ना ये डायरेक्टली लिंक नहीं है, ठीक है, कोई तीसरा वेरिएबल हो सकता है जो दोनों को लिंक कर रहा है, इस वजह से हमें ऐसा लग सकता है। तो इस तरह के वेरिएबल्स को हम लोग बोलते हैं स्पूरियस या फिर नॉनसेंस कोरिलेशन, ठीक है। इसका एक एग्जांपल लिख लेते हैं, प्रोडक्शन ऑफ राइस एंड आयरन, ठीक है, मतलब चावल और लोहा, फॉर लास्ट 20 इयर्स। देखो ये दोनों में डायरेक्टली कोई लिंक नहीं है, राइस का प्रोडक्शन और जो आयरन प्रोडक्शन है ये बिल्कुल दो अलग सेक्टर है, ठीक है। तो लास्ट 20 इयर्स में अगर ये दोनों के प्रोडक्शन को हम लोग कंपेयर करना चाहे और उससे आर यानी कोरिलेशन कोफिशिएंट कैलकुलेट करना चाहे, मैथमेटिकली तो निकल जाएगा, बट प्रैक्टिकली डायरेक्ट इन दोनों में क्या रिलेशन है, राइस का प्रोडक्शन कम या ज्यादा वो कभी आयरन प्रोडक्शन से इंपैक्टफुल हो ही नहीं सकता है, ठीक है। तो अगर ऐसा रिलेशन हमें फाइंड आउट करने दे रहा है तो हम लोग इसको बोलेंगे ये एक स्पूरियस कोरिलेशन है या फिर नॉनसेंस कोरिलेशन है, ठीक है। और एक छोटा सा पॉइंट होता है दैट इज एरर, ठीक है, एरर, प्रोबेबल एरर बोलते हैं इसे, प्रोबेबल एरर ये कभी कभी हमें पूछ लेता है। प्रोबेबल एरर को पीई से डिनोट किया जाता है, ठीक है। और इसका फॉर्मूला कैसे होता है, देखो इसका फॉर्मूला कुछ इस तरह से होता है, 0
पॉइंट, ये याद रखना पड़ेगा 674, ये तुम लोग को याद रखना पड़ेगा, ठीक है, इनटू सेकेंड एरर, ठीक है। ये सेकेंड एरर लैंग्वेज याद रखने का जरूरत नहीं, एक बार मैंने लिखवा दिया। और इसका वैल्यू होता है 1 माइनस आर स्क्वायर, ठीक है, 1 माइनस आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई रूट ओवर ऑफ एन। ये फॉर्मूला थोड़ा याद रखना पड़ेगा, प्रोबेबल एरर, लेकिन हम समझा देते हैं कि होता क्या है। और पी का वैल्यू क्या हो सकता है, आर प्लस माइनस पीई हो सकता है, ठीक है, आर प्लस माइनस पीई। अब देखो ये क्या होता है, ये हम यहाँ से समझाते हैं प्रोबेबल एरर क्या होता है। ये देखो प्रोबेबल एरर क्या होता है, एक्चुअली जब हम लोग कोई भी कैलकुलेशन करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पूरा का पूरा डेटा नहीं ले सकते, ठीक है, पूरा का पूरा पूरा लार्ज पॉपुलेशन को हम लोग नहीं ले सकते, उसका एक सैंपल ले सकते हैं, ठीक है। द कोरिलेशन कोएफिशिएंट कैलकुलेटेड फ्रॉम द सैंपल ऑफ n पेयर्स ऑफ वैल्यू फ्रॉम लार्ज पॉपुलेशन। जैसे एक एग्जांपल देते हैं समझाने के लिए, जैसे मान लो कोई भी सीरियल प्रोग्राम, ठीक है, जैसा भी प्रोग्राम क्यों ना हो, उसका टीआरपी जब चेक किया जाता है तो क्या इंडिया में जितने, मान लो इंडिया के ऊपर सर, तो इंडिया में जितने लोग हैं क्या सबसे पूछ सकते हैं, वो तो छोड़ो, मतलब कोई पर्टिकुलर जगह पे, जैसे मान लो अगर हम लोग देखें कि वेस्ट बंगाल में हर एक लोगों को जाके पूछना पॉसिबल है कि आप ये सीरियल या फिर ये प्रोग्राम देखते हैं कि नहीं, आपको अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, ये नहीं कर सकते। तो फिर टीआरपी कैसे डिसाइड होता है, कुछ पर्टिकुलर जगह को टारगेट किया जाता है और वहां पर जाके ये पूछा जाता है कि आप लोगों को ये कैसा लगा, और उसके बेसिस पे ही जो है टीआरपी बना दिया जाता है, ठीक है। तो लार्ज पॉपुलेशन को किसी भी तरह से कवर करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, चाहे कोई भी एनालिसिस करो, किसी तरह का भी एनालिसिस करो, सीरियल का टीआरपी क्यों, कोई प्रोडक्ट का कर लो, कुछ भी कर लो, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, लार्ज पॉपुलेशन जो है उसमें से कुछ सैंपल पे जाके हम लोग इसका जो है आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो क्योंकि हम लोग सब लोगों को या फिर सारे डेटा को कंसीडर नहीं कर रहे, कुछ डेटा को कंसीडर कर रहे, जैसे मान लो टाटा कंपनी इतने सालों से चल रही है, ठीक है, अगर हम लोग उसका डेटा एनालिसिस करना चाहे तो अगर हम लोग 6 साल 7 साल का लेके करते हैं तो उसमें हमें 6-7 साल का ही दिखेगा, पूरे डेटा को लेके एक ही बार में एट ए टाइम कर पाना पॉसिबल नहीं, हम लोग लास्ट 10 ईयर्स लास्ट 20 ईयर्स इस तरह से पार्ट पार्ट करके कर सकते हैं, ठीक है, एक बार में तो कर नहीं सकते। उसी तरह से देखो कोरिलेशन कोएफिशिएंट कैलकुलेटेड फ्रॉम द सैंपल ऑफ n पेयर्स, हम लोग सैंपल ले सकते हैं फ्रॉम लार्ज पॉपुलेशन, इट इज पॉसिबल टू डिटरमाइन द लिमिट्स ऑफ द कोरिलेशन कोएफिशिएंट ऑफ पॉपुलेशन एंड व्हिच कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन ऑफ द पॉपुलेशन विल लाई फ्रॉम नॉलेज ऑफ सैंपल कोरिलेशन कोएफिशिएंट। अब देखो इतना हमें जरूरत नहीं, हमें जस्ट इतना समझना है, क्योंकि हम लोग सब चीजों को कवर अप नहीं कर पाते हैं, हम लोग जस्ट एक सैंपल लेके उस पे एनालिसिस करते हैं, तो हमारा एरर हो सकता है जिसको बोला जाता है प्रोबेबल एरर। अब ये प्रोबेबल एरर का वैल्यू क्या होता है, ये हम लोग को याद रखना पड़ेगा, ठीक है। प्रोबेबल एरर का वैल्यू होता है 0.674 इंटू 1 माइनस आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई रूट ओवर ऑफ एन, ठीक है। ये हो गया प्रोबेबल एरर का जो है फॉर्मूला, ठीक है, इससे हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, जिसमें ये देखो, जिसमें यहाँ पर आर का मतलब हो गया कोरिलेशन कोएफिशिएंट, आर का मतलब क्या हो जाता है, कोरिलेशन कोएफिशिएंट, ठीक है, कोरिलेशन ऑफ कोएफिशिएंट हो गया, और एन का मतलब हो जाएगा नंबर ऑफ पेयर्स, जितने ईयर का या फिर जितने टाइम पीरियड के लिए हम लोग कैलकुलेट करें, ठीक है। एक यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन, ऐसा अगर हमें मिल जाता है तो हम लोग करते हैं, ये देखो, ये देखो प्रोबेबल एरर, देखो यहां से ही कर सकते हैं, द कंप्यूट द प्रोबेबल एरर एज्यूमिंग दैट द कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज 0.8, यानी आर पता चल गया, और फ्रॉम ए सैंपल ऑफ 25 पेयर्स ऑफ आइटम, यानी एन का पता चल गया। अब देखो बाकी तो हमारा फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है ऐसे 0.6745 इंटू 1 माइनस आर स्क्वायर, यानी 0.8 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई रूट ओवर ऑफ 25, बाकी तो कैलकुलेशन है 0.6745 इंटू, यहाँ पर देखो किया हुआ है, ये माइनस करने से डिवाइडेड बाय ये 5 हो जाएगा, 1 माइनस ये हो जाएगा 0.64, ये माइनस करके जितना आंसर आएगा ये वाला, ठीक है। इस तरह से हम लोग प्रोबेबल एरर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसका तुम लोग को फॉर्मूला जो वैल्यू है वो याद रखना पड़ेगा, दैट इज 0.6745, ठीक है। अब यहाँ पर देखो नेक्स्ट और एक क्वेश्चन दिया है, आर का वैल्यू दे दिया है, एन का वैल्यू दे दिया है, फाइंड आउट द प्रोबेबल एरर ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, डिटरमाइन लिमिट्स फॉर द पॉपुलेशन कोरिलेशन कोएफिशिएंट, ठीक है। इसका मतलब एन हमें बता दिया, आर हमें बता दिया, पीई कैलकुलेट करना है, तो ये देखो इस तरह से कैलकुलेट किया है, आर का वैल्यू जो फॉर्मूला है 0.6745, फॉर्मूले में ये वैल्यूज अटैच है, माइनस आर स्क्वायर, आर का वैल्यू 0.7 और ये रूट ओवर ऑफ एन, ठीक है। ये ऐसे लिख दिया है, 64 का रूट मतलब
8 हो जाएगा, ठीक है। 64 का रूट मतलब 8 हो जाएगा, और 0.7 जो है 0.7 का स्क्वायर करने के बाद ये आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, अच्छा यहाँ पर क्या पूछा था, सिर्फ प्रोबेबल एरर नहीं पूछा है कि डिटरमाइन द लिमिट्स फॉर द पॉपुलेशन कोरिलेशन कोफिशिएंट, ठीक है। तो प्रोबेबल एरर क्या हो सकता है, प्रोबेबल एरर जो है मतलब मैंने एरर कितना किया होगा, तो एग्जैक्ट ये देखो इसका मतलब क्या होता है, एग्जैक्टली जो आर का वैल्यू होना चाहिए या तो मैंने उससे ज्यादा लिया है, मतलब हम लोग का आंसर जो है ज्यादा के तरफ, मतलब मान लो तुम्हारा आंसर 10 आना चाहिए बट आया 12, मतलब +2 ज्यादा आया, या फिर तुम्हारा आंसर 10 आना चाहिए था बट आया 9 यानी -1 आया। तो एरर या तो ज्यादा हो सकता है, एरर या तो कम हो सकता है, इसीलिए देखो प्लस एरर या फिर माइनस एरर, तो एरर प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, वो तो डिपेंड कर रहा है क्या होगा। तो हमें देखो यहाँ पर बोला है कि पॉपुलेशन का लिमिट्स फॉर द पॉपुलेशन कोरिलेशन कोफिशिएंट, तो देखो हम लोगों ने दोनों तरह से दिखा दिया कि क्या हो सकता है, प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है। प्रोबेबल एरर हम लोगों का आर के साथ क्या हो सकता है, ये अगर हम लोगों ने ये वैल्यू जो है प्रोबेबल एरर जो है हम लोग का ज्यादा है तो 0.7 प्लस हो जाएगा, अगर कम है तो 0.743 और माइनस ये हो जाएगा, ठीक है। तो प्लस या माइनस कोई भी एक हो सकता है, फिर तुम लोग लिख के माइनस करोगे तो पता चल जाएगा कितना होगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर तो और कुछ नहीं है, तो देखो ये हम लोग का लगभग जो भी हमें चाहिए था हम लोगों ने छोटा छोटा चीज जो है कंप्लीट कर लिया है। अब एक बार एक्सरसाइज जो ए है ये हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पर जो रिग्रेशन एनालिसिस का पॉइंट है वो हम लोगों ने नहीं किया है, वो बता देते। जैसे क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, ठीक है, ये हो गया है, 4 हो गया है, 5 हो गया है, 6 हो गया है, ठीक है। अच्छा, 7 बताओ, रिग्रेशन एनालिसिस इज कंसर्न्ड विथ एस्टैब्लिशिंग ए मैथमेटिकल रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स, measuring the extent of associated between two variables, predicting the value of dependent variable for a given value of independent variable, both a and c। तो रिग्रेशन एनालिसिस किस चीज को लेके कंसर्न है, रिग्रेशन एनालिसिस का मतलब क्या था बताओ, रिग्रेशन एनालिसिस का मतलब क्या था, ये देखो लास्ट दिन हम लोगों ने ये स्टार्ट किया था, जस्ट ये देखो लिखा हुआ है रिग्रेशन एनालिसिस किसे बोलते हैं। रिग्रेशन एनालिसिस का मतलब होता है एस्टिमेशन ऑफ वन वेरिएबल फॉर ए गिवन वैल्यू ऑफ अनदर वेरिएबल ऑन द बेसिस ऑफ एन एवरेज मैथमेटिकल रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। दो वेरिएबल्स के अंदर कोई रिलेशनशिप अगर है तो एक वैल्यू अगर हमें पता है तो दूसरे वैल्यू को हम लोग उसके ऊपर डिपेंड करके एस्टिमेट कर सकते हैं, उसे रिग्रेशन एनालिसिस बोला जाता है। इसका मैंने इतना सारा एक्सप्लेनेशन दिया था, ठीक है। तुम लोग मुझे बताओ कि कौन सा आंसर सही हो रहा है। रिग्रेशन एनालिसिस इज कंसर्न्ड with establishing a mathematical relationship between two variables, measuring the extent of association between two variables, predicting the value of dependent variable for a given set of independent variable, या both a and c। बताओ क्या होगा 7 का आंसर, बोलो 7 का आंसर क्या होगा। ऑब्वियसली डी होगा, क्योंकि एस्टेब्लिशिंग ए मैथमेटिकल रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स होना चाहिए, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, प्रेडिक्टिंग द वैल्यू ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल फॉर ए गिवन वैल्यू ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। तो ये डी होगा, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, वेरिएबल्स का वैल्यू एस्टिमेट करते हैं और उसमें दो रिलेशनशिप ऑब्वियसली होना चाहिए, ठीक है। और फिर बोल रहे हैं व्हाट इज स्पूरियस रिलेशनशिप, आज ही अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा कि स्पूरियस रिलेशनशिप क्या होता है। तो इट इज अ बैड रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स, नहीं। वेरी लो कोरिलेशन, नहीं। इट इज द कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स हैविंग नो कॉजल रिलेशन, ठीक है। मतलब कोई रीजन नहीं है, इसको बोला जाता है, ठीक है। कोई रीजन नहीं है एक्चुअली, थर्ड कोई वेरिएबल्स है जो इन दोनों को इंपैक्ट ला रहा है, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं कॉजल रिलेशन, ठीक है। तो ये हो जाएगा पॉइंट सी, हम लोग का आंसर होगा 8 का पॉइंट सी हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब देखो 9th में क्या बोला है, स्कैटर डायग्राम, ये हो गया था ऑलरेडी, ठीक है। 10th का देखो, 10th भी हो गया था, 11 भी करवा दिया था मैंने, 12, 11 12 दो बार होगा, 11 11 लिख दिया, चलो 11 12 13 हो गया था, 14 भी करवा दिया था, 15 हो गया था, 16 17 ऑलरेडी हो चुका है, 18 19 ये सब कोर रिलेशन का है तो हम लोग कर चुके हैं। ये भी हो गया है, ये भी हो गया, 24 ये भी कोर रिलेशन का है, 25 ये भी कोर रिलेशन का है, 26 27 ये भी हो गया है, ये स्पेयरमैन का है,
अच्छा 29, 29, 30 ये भी हो चुका है। हाँ ये वाला देखो, कॉन्करेंट डेविएशन, ये हम लोग लास्ट दिन किए थे। कॉन्करेंट डेविएशन जो है, व्हाट आर द लिमिट्स ऑफ द कॉन्करेंट डेविएशन, ये मैंने बताया था। ये होता है कॉन्करेंट डेविएशन का लिमिट्स क्या होता है, -1 से लेके +1। ठीक है, ये हम लोगों ने कॉन्करेंट डेविएशन लास्ट दिन यही वाला स्टार्ट किया था। तुम लोगों को अगर याद नहीं है तो हम दिखा देते हैं, ये देखो लास्ट क्लास में, मतलब ये हम लोग का रिग्रेशन एनालिसिस लास्ट दिन हम लोगों ने स्टार्ट किया था, लेकिन उसके पहले हम लोगों ने कॉन्करेंट डेविएशन ही पढ़ा था। ठीक है, कॉन्करेंट डेविएशन का जो लिमिट होता है वो देखो -1 से +1 इंक्लूसिव, मतलब -1 +1 और उसके मिडिल का वैल्यू। तो इसके हिसाब से यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, -1 एंड +1 द लिमिटिंग वैल्यूज इंक्लूसिव, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। इफ देयर आर टू वेरिएबल्स द नंबर ऑफ रिग्रेशन इक्वेशन 2 होगा। ठीक है, अगर दो वेरिएबल्स है, एक एक्स है एक वाई है, तो रिग्रेशन इक्वेशन भी 2 होगा। ठीक है, ये 33 वाला हम लोग का हो गया था, कोर रिलेशन वाला था। ठीक है, अच्छा ये रिग्रेशन का था, लेकिन ये मैंने लास्ट दिन करवाया था। उसके बाद यहाँ पर देखो, द मेथड अप्लाइड फॉर डिराइविंग द रिग्रेशन इक्वेशन इज नोन एज लीस्ट स्क्वायर। ठीक है, तुम लोगों ने देखा नहीं होगा क्लास, मुझे नहीं पता देखा है कि नहीं, लेकिन ये देखो मैंने करवा रखा है कि लीस्ट स्क्वायर मेथड यूज किया जाता है। ये देखो मैंने बताया था, एक रेडीमेड लाइन होता है, एक हम लोग रेडी करते हैं। ठीक है, तो जो लीस्ट स्क्वायर मेथड है उससे बनता है ये लाइन। ये देखो ऑलरेडी मेरा लिखवाया हुआ है, मैंने समझा के ही बोला था। ये देखो मैंने लाइन भी दिया था और बोल भी दिया था कि ये आता है। तो ये जो हम लोगों ने लाइन खुद से बनाया है, ठीक है, एस्टिमेट करके, इसको लिए जो मेथड यूज होता है दैट इज लीस्ट स्क्वायर मेथड होता है। ये देखो लीस्ट स्क्वायर। ठीक है, द डिफरेंस बिटवीन द ऑब्जर्व्ड वैल्यू एंड द एस्टिमेटेड वैल्यू इन रिग्रेशन एनालिसिस इज नोन एज, ये देखो इसको एरर या रेसिड्यू बोलते हैं, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा, ए और बी। ये भी देखो बताया गया था, मैंने बता दिया था, और ये भी बोला था एमसीक्यू में आता है। ये देखो यहाँ पर इसको बोलते हैं रेसिड्यू। ये वाला देखो, ये जो डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, ये देखो, ये जो डिफरेंस, ये देखो छोटा छोटा पॉइंट करके मैंने यहाँ पर दिखाया था, क्योंकि हम लोग यहाँ एस्टिमेट करते हैं। तो ये जो डिफरेंस क्रिएट हो रहा है पॉइंट से लेके, जो गैप क्रिएट हो रहा है, इसको मिनिमम करना पड़ता है। इस गैप को रेसिड्यू या फिर एरर बोलते हैं। ठीक है, ये सब मैंने लास्ट दिन से ही बोला है। क्वेश्चन देखो, एरर या रेसिड्यू बोलते हैं, यानी हम लोग का यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा ये वाला, ऑप्शन डी, एरर और रेसिड्यू। ठीक है, अच्छा द एरर इन केस ऑफ रिग्रेशन, 33। 33, 33 ये करवा दिया था लास्ट क्लास में। ये देखो, सिंस ब्लड प्रेशर ऑफ ए पर्सन डिपेंड्स ऑन एज वी नीड कंसीडर, अगर ब्लड प्रेशर एज के ऊपर डिपेंड कर रहा है तो कौन सा रिग्रेशन इक्वेशन बनेगा, तो ब्लड प्रेशर डिपेंड कर रहा है एज पे। ठीक है, तो रिग्रेशन इक्वेशन अब क्या होगा, ब्लड प्रेशर ऑन एज होगा। ठीक है, रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ ब्लड प्रेशर ऑन एज होगा, रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ एज ऑन ब्लड प्रेशर नहीं होगा। तो ऑप्शन ए आंसर होगा इसका। अच्छा ये देखो, इसके बाद हमारा 35 बता दिया। 36, द एरर इन केस ऑफ रिग्रेशन इक्वेशन, एरर क्या हो सकता है, प्लस हो सकता है, माइनस हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। अगर मान लो हम लोग का एरर 0 आया, ठीक है, आज आज सीखा है ये वाला, देखो अगर एरर हमारा ये पॉइंट 0 आ गया तो ये 0 भी हो सकता है। इसका मतलब हमारा जो एरर है वो प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, या फिर 0 भी हो सकता है, यानी ऑल ऑफ दिस हो सकता है। ठीक है, द रिग्रेशन लाइन ऑफ वाई ऑन एक्स इज डिराइव्ड बाई, कैसे डिराइव कर सकते हैं y ऑन x का, ठीक है, द मिनिमाइजेशन ऑफ वर्टिकल डिस्टेंस इन द स्कैटर डायग्राम, द मिनिमाइजेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इन स्कैटर डायग्राम। अगर हम लोग y ऑन x कैलकुलेट करना चाहते हैं तो किसका डिस्टेंस मिनिमम होना चाहिए, देखो ये भी हम लोगों ने लास्ट दिन लिखा था। ये देखो दिखा देते हैं, ये देखो, to derive regression line of y on x the minimization of vertical distance in scatter diagram is to be done। अगर हम लोग y on x बनाते हैं तो ये वाला होना चाहिए। ठीक है, तो मिनिमम क्या होना चाहिए, वर्टिकल डिस्टेंस होना चाहिए स्कैटर डायग्राम में। ये देखो, मिनिमाइजेशन ऑफ वर्टिकल डिस्टेंस इन द स्कैटर डायग्राम, ये मेरा समझाया हुआ है। ठीक है, तो लास्ट दिन वाला क्वेश्चन ही अभी हम लोग कर रहे हैं। द टू लाइन्स ऑफ रिग्रेशन बिकम्स आइडेंटिकल, अगर दो लाइन आइडेंटिकल होगा तो आर का वैल्यू क्या होगा, 1 होगा, -1 होगा, 0 होगा, या ए और बी होगा। तो आंसर होना चाहिए ए और बी, या तो +1 होगा या तो -1 होगा। अगर आर का वैल्यू +1 या -1 होगा तब दोनों लाइन आइडेंटिकल हो सकता है। ये देखो यहाँ पर
यहाँ पर है शायद, द टू डिराइव नहीं, एक सेकेंड देख लेते हैं कहाँ पर है। अगर आइडेंटिकल होगा, ये रहा, व्हेन लीनियर रिलेशनशिप एग्जिस्ट बिटवीन टू वेरिएबल्स लीनियर इक्वेशन सो कैरिड कैन बी यूज्ड बोथ वेज फॉर y ऑन x एंड x ऑन y इट मेजर्स रिग्रेशन लाइन एज आइडेंटिकल। ठीक है, अगर हम लोग एक इक्वेशन को y ऑन x और x ऑन y दोनों तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ये तभी पॉसिबल है अगर r का वैल्यू -1 या +1 होगा, मतलब परफेक्ट कोरिलेशन अगर होगा। ठीक है, तो इट मीन्स रिग्रेशन लाइन्स आर आइडेंटिकल, यानी +1 और -1, यानी ऑप्शन डी ए और बी होगा। व्हाट आर द लिमिट्स ऑफ टू रिग्रेशन कोफिशिएंट, दो रिग्रेशन कोफिशिएंट का लिमिट्स क्या होता है। ठीक है, दो रिग्रेशन कोफिशिएंट का लिमिट्स क्या होता है। नो लिमिट मस्ट बी पॉजिटिव, वन पॉजिटिव एंड द अदर नेगेटिव, प्रोडक्ट ऑफ द रिग्रेशन कोफिशिएंट मस्ट बी न्यूमेरिकली लेस देन यूनिटी। ठीक है, तो देखो अगर दो कोफिशिएंट, देखो ये आज ही हम लोगों ने किया है, दो कोफिशिएंट होता है बी एक्स वाई और बी वाई एक्स। ठीक है, इसका लिमिट क्या होता है, क्योंकि इसका लिमिट हम लोग ऐसे देखें, ठीक है, आर का वैल्यू जो होता है वही इसका लिमिट होता है। अगर आर इक्वल टू इतना हो सकता है तो आर का लिमिट ही इसका लिमिट होगा। तो आर का लिमिट क्या है, +1 और -1, ये दोनों +1 और -1 और इसके मिडिल का डेटा। तो प्रोडक्ट ऑफ द रिग्रेशन कोफिशिएंट, प्रोडक्ट ऑफ द रिग्रेशन कोफिशिएंट, ये प्रोडक्ट मल्टीप्लीकेशन मस्ट बी न्यूमेरिकली लेस देन यूनिटी। ठीक है, ये वाला आंसर होगा, न्यूमेरिकली लेस देन यूनिटी होगा, क्योंकि आर का वैल्यू अगर देखो, आर का वैल्यू अगर +1 या आर का वैल्यू अगर -1 हो रहा है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, बी एक्स वाई और बी वाई जब भी हम लोग मल्टीप्लाई करके उसका स्क्वायर रूट करेंगे, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, एक से कम ही होगा। ठीक है, अच्छा अब देखो, द रिग्रेशन कोफिशिएंट रिमेन्स अनचेंज ड्यू टू शिफ्ट ऑफ ओरिजिन, शिफ्ट ऑफ स्केल, बोथ ए एंड बी, ए और बी। हमेशा रिग्रेशन कोफिशिएंट जो है, आज ही हम लोगों ने फिर से एक बार देखा था कि स्केल चेंज पे इंपैक्ट होता है। ठीक है, तो रिमेन अनचेंज्ड बोला है, तो अनचेंज्ड का मतलब शिफ्ट ऑफ ओरिजिन, ओरिजिन यानी कुछ प्लस या माइनस करने से किसी तरह का चेंजेस नहीं होगा। ठीक है, इफ द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स इज 0.9, मतलब आर -0.9, देन द कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन क्या होगा, तो 1 माइनस आर, डिटर्मिनेशन का मतलब आर स्क्वायर है ना, डिटर्मिनेशन का मतलब आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर कितना हो जाएगा, -0.9 का स्क्वायर, यानी 0.81। ठीक है, 0.81। और अगर इफ द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स इज 0.7, ये आर, देन द परसेंटेज ऑफ वेरिएशन अनअकाउंटेड फॉर जो वेरिएशन है वो है 1 माइनस आर स्क्वायर, तो 1 माइनस 0.7 का होल स्क्वायर, तो 1 माइनस कितना हो जाएगा, 0.49, तो 0.51 माइनस करने से इसका मतलब ये, अब इसको इंटू 100 कर दोगे तो 51% पता चल जाएगा, आज ही तो किया हम लोगों ने। ठीक है, ये इस तरह से होगा। अच्छा, तो सेट ए हम लोग का कंप्लीट हो गया। अब देखो सेट बी, सेट बी में पहला क्वेश्चन हम लोगों का किया हुआ है, वो कोरिलेशन के फर्स्ट क्लास में किया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 से हम लोग कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है, देखो सेट बी का क्वेश्चन नंबर 2, देखो बोल रहा है कि इफ कोवेरियंस है 15, ठीक है, कॉब एक्स कॉमा वाई ये है 15। अच्छा अब बोल रहा है व्हाट रेस्ट्रिक्शन शुड बी पुट फॉर द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स एंड वाई। ठीक है, एक्स एंड वाई पे क्या रेस्ट्रिक्शन आ सकता है, द प्रोडक्ट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन शुड बी मोर देन 15, मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई मोर देन 15, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई, द प्रोडक्ट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन शुड बी लेस देन 15, ये सही है, या फिर स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन वाई, द सम ऑफ, अच्छा सम बोला है, सम ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन शुड बी लेस देन 15, कौन सा सही आंसर है ये हमें कैलकुलेट करके बताना है, या फिर नो रेस्ट्रिक्शन क्या होगा। ठीक है, तो हमें कॉब बता दिया है, कॉब का वैल्यू बता दिया है 15। ठीक है, तो देखो इसका आंसर हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, कॉब 15, तो देखो कॉब 15 का वैल्यू क्या है, कॉब 15 का वैल्यू यहाँ पर कॉब एक्स वाई का वैल्यू 15 है, तो कॉब एक्स वाई को हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं, आर एक्स वाई इक्वल टू हम लोग बोल सकते हैं कॉब एक्स कॉमा वाई डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई, ये हम लोग का फॉर्मूला। यही वाला क्यों मैंने लिया फॉर्मूला, इसीलिए लिया क्योंकि हमें हर एक जगह पे, देखो ये तो हमारा बिल्कुल गलत है, हमें पता ही है, क्योंकि सम ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन कभी भी नहीं आता है हम लोगों का कॉब के केस में, या तो ऑप्शन बी होगा, सी होगा, या तो ए होगा। ठीक है, तो देखते हैं क्या हो सकता है।
तो यहाँ पर ये लिख दिया। अब देखो आर एक्स वाई का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पर 15 और यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। ठीक है, अब हमें बोला गया है कि लेस देन होगा कि ग्रेटर देन होगा, तो मुझे तो नो रेस्ट्रिक्शन भी गलत है, ऑप्शन बी या सी में से कुछ होना चाहिए। ठीक है, तो बोला है मोर देन 15 और लेस देन 15, तो हम लोग 15 से ज्यादा एक वैल्यू लेंगे दैट इज 16, और 15 से कम एक वैल्यू लेंगे दैट इज 14। क्या 16 14 ही लेना है, हम लोग 13 या 17 या और कुछ नहीं ले सकते? बिल्कुल ले सकते हो, 15 से ज्यादा कोई भी वैल्यू ले लो और 15 से कम कोई भी वैल्यू ले लो। मैंने एक बार जस्ट इसके एक डिजिट आगे या पीछे ले रखा है। ठीक है, अब अगर हम लोगों का 15 ग्रेटर देन होता है तो 16 होगा। ठीक है, मतलब ये देखो प्रोडक्ट ऑफ द स्टैंडर्ड डेविएशन मोर देन 15, इसका मतलब 16 हो सकता है, मोर देन 15 का मतलब 16। अगर 16 होता है तो यहाँ पर ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या हो जाएगा, 16, क्योंकि मोर देन 15 है। और 15/16 का आंसर कितना होता है, देखो 15/16 का आंसर होता है 0.9375। ठीक है, 0.9375। नाउ अगर कम होता है, अगर कम होता है तो ये हो जाएगा 15/14, और इसका आंसर कितना आ जाएगा, 15/14 करने से, देखो 15/14 करने से आ जाएगा 1.071। ठीक है, ये देखो 1.0714। अब हम लोगों ने थोड़ी देर पहले ही देखा, मैंने बार बार ये दिखाया, आर का वैल्यू क्या होता है, +1 हो सकता है, -1 हो सकता है, या +1 से लेके -1 के अंदर कोई भी वैल्यूज हो सकता है। ठीक है, तो इसका मतलब जहां पर आर का वैल्यू ये कंडीशन को फुलफिल करेगा वही हमारा सही आंसर है, जो कि ये वाला है। ठीक है, यानी हम लोग का कौन सा आंसर होगा, हमारा जो स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ एक्स और स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ वाई है वो ग्रेटर देन 15 होना चाहिए, ये हम लोग का सही आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी हम लोग का सही आंसर होगा। तो देखो कितना डेप्थ में पढ़ने से हम लोग इस तरह के क्वेश्चन को समझ के कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ना तो कोई फॉर्मूला है ना कुछ और है। ठीक है, हमें खुद से समझना पड़ेगा किस तरह से हम लोग इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है, इफ द कोवेरियंस बिटवीन टू वेरिएबल्स। अब देखो जिसको कोवेरियंस नहीं याद होगा वो प्रॉब्लम में आ जाओगे। कोवेरियंस मतलब बिटवीन टू वेरिएबल्स, यानी एक एक्स और एक वाई, यानी कॉब एक्स वाई, इसका वैल्यू बोल दिया है 20। जैसे पहले वाले क्वेश्चन में हमें डायरेक्टली कॉब एक्स वाई बता दिया था, अब इसी को लैंग्वेज में दे दिया। अब इसको कंफ्यूज तभी नहीं होगे जब तुम लोग पूरा क्लासेस सुनोगे, अगर नहीं सुनोगे तो फिर कैसे होगा। तो कॉब एक्स कॉमा वाई, ये देखो कोवेरियंस बिटवीन two variables is 20, the variance of one variable is 16। ठीक है, variance of one variable, ठीक है, variance ऑफ वन वेरिएबल। अब एक वेरिएबल एक्स लिया है हम लोगों ने अपने मन से, दूसरा वाई ले लिया है, तो यहाँ पर बोला है वेरिएंस ऑफ वन वेरिएबल 16, अदर वेरिएबल क्या होगा। मान लेते हैं कि वेरिएंस ऑफ एक्स है 16, इसका मतलब हमें वेरिएंस ऑफ वाई ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, तो कैसे ढूंढेंगे, आज ही हम लोगों ने बहुत सारा फॉर्मूला देखा, कोई भी एक यूज करो। आर एक्स वाई हम लोग यूज करते हैं, आर एक्स वाई का मतलब हो जाएगा कॉब एक्स कॉमा वाई डिवाइडेड बाई स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ एक्स इंटू स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ वाई। कितना बार यूज किया है देखो, ये खुद अगर तुम लोग लिख रहे हो मेरे साथ साथ कॉपी में तो लिखते लिखते ही याद हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो सकता है। जैसे बचपन में ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये कैसे याद हुआ था, सम्स करते करते। ठीक है, तो आर एक्स वाई यहाँ पर लिखते हैं। ठीक है, कॉफ का वैल्यू पता है 20। अब स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स मैंने मान रखा है कितना है 16, बट ये देखो ये 16 जो है ये वेरिएंस है, बट ये एसडी नहीं है। तो वेरिएंस अगर इतना है तो एसडी ऑफ एक्स कितना होगा, एसडी ऑफ एक्स हो जाएगा √16 यानी कि 4। क्यों, क्योंकि एच डी स्क्वायर जो है वो वेरिएंस होता है, ये मैंने बार बार बोला है। ठीक है, तो यहाँ पर 4 हो गया इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, आर एक्स वाई इक्वल टू 5 बाई, ये देखो ये कैंसिल आउट होके 5 बाई स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई हो गया। अच्छा, अब देखो हमें यहाँ पर पूछा क्या था, क्वेश्चन में पूछ रहा था कि दूसरे वेरिएंस क्या हो जाएंगे। ठीक है, दूसरे वेरिएंस, बट देखो इन्होंने भी एग्जैक्ट आंसर नहीं दिया है। कैसे दिया है, कुछ रिलेशन में दिया है, जैसे कि दूसरा वेरिएबल ग्रेटर देन
इक्वल टू 25 हो सकता है, मोर देन 10 हो सकता है, लेस देन 10 हो सकता है, मोर देन 1.25। एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दिया है, प्रोबेबल वैल्यू दिया है कि लेस देन इतना, मोर देन इतना, ऐसे हो सकता है। इसका मतलब एग्जैक्ट वैल्यू तो हम भी फाइंड आउट नहीं कर सकते ना, क्योंकि हमारे पास दो अननोन डेटा है। अगर ये पता होता तो इजीली फाइंड आउट कर लेते, बट हमें एक चीज पता है, क्या? आर का वैल्यू +1 हो सकता है, -1 हो सकता है, या फिर +1 से लेके -1 के बीच में हो सकता है। ठीक है, यानी हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि आर का वैल्यू जो है, यानी जिसको आर एक्स वाई बोलते हैं, वो लेस देन इक्वल टू 1 है। ठीक है, आर एक्स वाई का वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1 है, मतलब या तो 1 है या तो 1 से कम है। उसी को तो ये डिफाइन कैसे होता है, इसका मतलब ही तो हो गया एक या एक से कम। ठीक है, एक या एक से कम, क्योंकि इस तरफ जब भी आएंगे तो ये एक से कम ही होगा, एक या एक से कम। तो ये वैल्यू हमें पता है, आर का वैल्यू होता है लेस देन इक्वल टू 1। ठीक है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, आर एक्स वाई अगर लेस देन इक्वल टू 1 है। अब इससे हम लोग देखो कैसे ट्रांसफर करेंगे। आर एक्स वाई का वैल्यू हमें पता है, यहाँ पर 5 डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई, ये लेस देन इक्वल टू 1 हो गया। अब देखो हमारे पास दो नोन डेटा हो गया, अब उससे हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा, अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके लिखेंगे 5 लेस देन इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। ठीक है, लेकिन हमें पूछा है स्टैंडर्ड डेविएशन मत बताओ, दूसरे वेरिएबल का वेरिएंस बताओ। वेरिएंस मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर, यानी 5 इंटू 5 इधर भी स्क्वायर हो जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई, और ये क्या हो जाएगा 25 लेस देन इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई का स्क्वायर, यानी यही हो गया हम लोगों का वेरिएंस। ठीक है, यही हो गया हम लोग का वेरिएंस। स्टैंडर्ड डिवीजन को मैंने सिग्मा से डिनोट किया, या फिर एसडी भी लिख सकते हो। तो 25, ये देखो यहाँ पर इसको, ठीक है, इसको प्रेजेंटेशन ऐसे कर देते, इसका मतलब क्या है, वेरिएंस ऑफ वाई, ये क्या हो गया 25 लेस देन इक्वल टू वेरिएंस ऑफ वाई। 25 जो है वेरिएंस ऑफ वाई से कम है, या फिर हम लोग ऐसे बोल सकते हैं वेरिएंस ऑफ वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 25। ठीक है, वेरिएंस ऑफ वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 25, वेरिएंस ऑफ वाई मतलब ही स्टैंडर्ड डिवीजन का स्क्वायर, ये इसको ए स्क्वायर लिखा है। स्टैंडर्ड डिवीजन को एस डी लिख सकते हो, एस लिख सकते हो, सिग्मा लिख सकते हो। तो ये हो गया ए स्क्वायर, क्यों, स्टैंडर्ड डिवीजन का स्क्वायर, ए स्क्वायर ऑफ वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 25, यानी कि ऑप्शन ए। ठीक है, तो ये भी एक्सप्लेनेशन सुने हो तो ही अच्छे से समझ में आएगा, तो अगर नहीं सुने हो इन द मीन टाइम सुन लो, टाइम है अभी भी, नहीं तो सारा चीज भूल जाओगे। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 4, ये कैसे सॉल्व होगा। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है इफ a इक्वल टू वाई इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, देन व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। ठीक है, तो यहाँ पर बोल दिया है y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। ठीक है, कोरिलेशन कोफिशिएंट बिटवीन एक्स एंड वाई क्या क्या हो सकता है, बी एक्स वाई हो सकता है, बी वाई एक्स हो सकता है। ठीक है, अब ये कौन सा इक्वेशन है, ये है y डिपेंड्स ऑन x। ठीक है, y डिपेंड्स ऑन x है, तो y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स है, तो y डिपेंड्स ऑन x है, तो कौन सा कोरिलेशन कोफिशिएंट होगा, तो इसका मतलब हम लोग का ये वाला हो जाएगा। ये देखो यहाँ पर अच्छा सॉरी सॉरी, कोरिलेशन कोफिशिएंट बिटवीन एक्स एंड वाई पूछा है ना, ये तो इक्वेशन का हो गया, आर एक्स वाई पूछा है। ठीक है, आर एक्स वाई क्या होगा, तो आर एक्स वाई का वैल्यू तो हमें पता है, +1 हो सकता है, -1 हो सकता है, या फिर +1 से -1 के मिडिल में हो सकता है। तो सिर्फ 1 भी आंसर नहीं होगा, सिर्फ -1 भी आंसर नहीं होगा, तो हम लोग का क्या हो जाएगा 1 और -1 अकॉर्डिंग एज बी ग्रेटर देन 0 और बी लेस देन 0। इसका मतलब हमें पता है आर का वैल्यू +1 हो सकता है, -1, या +1 से लेके -1 के बीच का हो सकता है, और ये बीच का वैल्यू क्या होगा, वो डिपेंड करता है बी पे। बी अगर हम लोग का ग्रेटर देन 0 है तो पॉजिटिव होगा, बी अगर हम लोग का लेस देन 0 है तो नेगेटिव होगा। ठीक है, मतलब ये +1 से -1 के अंदर, तो इसका मतलब इसका ऑप्शन हम लोग सॉल्व क्या करें, इसका आंसर ही लिख देते, डायरेक्ट सी होगा। ठीक है, इसका आंसर हम लोग का सी होगा। देखो सिर्फ +1 -1 तो हो नहीं सकता है, तो ये वाला आंसर होगा। ठीक है, और बी के ऊपर ही डिपेंड करता है, जिसे स्लोप बोलते हैं, कि +1 होगा या फिर माइनस, मतलब पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। अब देखो फिफ्थ नंबर का क्या दिया है, आर का वैल्यू दे दिया है, नॉन डिटर्मिनेशन पूछा है, कोफिशिएंट ऑफ नॉन डिटर्मिनेशन। तो कोफिशिएंट ऑफ नॉन डिटर्मिनेशन ये होता है 1 माइनस आर स्क्वायर, तो 1 माइनस आर का स्क्वायर मतलब 0.6 का होल स्क्वायर, तो 1 माइनस 0.6 का होल स्क्वायर, 0.6 इंटू इक्वल टू 0.36 माइनस 1। अच्छा 0.64, ठीक है, ये पॉजिटिव होगा, वो मैंने आंसर वहां पर इस तरह से चेक किया, इस वजह से बाद में -1 किया, तो 0.64 यानी ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, फिफ्थ का आंसर हो गया ऑप्शन डी। अच्छा सिक्स्थ नंबर देखो,
6 नंबर में क्या बोला है, इफ u इक्वल टू 5 प्लस u प्लस 5x इक्वल टू 6, ठीक है, लिख लेते हैं u प्लस 5x इक्वल टू 6। नेक्स्ट बोला है 3y माइनस 7v, 3y माइनस 7b इक्वल टू 20, ठीक है, एंड द कोरिलेशन कोफिशिएंट बिटवीन x एंड y इज 0.58, तो आर एक्स वाई 0.58 कोरिलेशन कोफिशिएंट, कोरिलेशन बोला है, ठीक है, तो कोरिलेशन मतलब आर, कार्ल पियर्सन याद करो, स्पेयरमैन होने से कैपिटल आर होता है, 0.58, देन व्हाट वुड बी द कोरिलेशन कोफिशिएंट बिटवीन u एंड v, मतलब आर यू भी पूछा है, आर यू भी क्या होगा, जिससे आज हम लोगों ने क्लास स्टार्ट किया था, ठीक है, यही चीज पूछ लिया है। अब देखो u इक्वल टू 5 प्लस एक्स है, तो u इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 6 माइनस 5x, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, -7b, क्योंकि हमें u और v के हिसाब से चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि हमें आर यू भी पूछा गया है, ठीक है, तो ये ऐसे लिख सकते हैं, ये देखो 3y माइनस 20 इक्वल टू 7v, ठीक है, तो v इक्वल टू 3y माइनस 20/7, ठीक है, और इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 3/7y माइनस 20/7, ठीक है। अच्छा, अब देखो क्योंकि स्केल चेंज से इम्पैक्ट होता है, तो हम लोग का आंसर क्या हो सकता है, ये देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमें क्या देखना है, स्केल चेंज देखना है, और ये देखो यहाँ पर हमें वैल्यूज देखने हैं, तो वैल्यूज क्या है यहाँ पर, सॉरी साइन देखना है, माइनस है, ठीक है, और यहाँ पर क्या आ रहा है, ये हो जा रहा है हम लोग का प्लस, ठीक है, ये प्लस हो रहा है, देखो स्केल चेंज क्या है, यहाँ पर -5 है और यहाँ पर +3/7 है, हम लोगों को क्या कैलकुलेट करने बोला है, आर यू भी कैलकुलेट करने बोला है, ठीक है, बी एक्स वाई या फिर बी वाई एक्स कैलकुलेट करने नहीं बोला है, तो आर यू भी क्या होगा, आर यू भी हम लोग का हमेशा ये हो जाएगा, आर यू भी इक्वल टू आर एक्स वाई हो जाता है, लेकिन अगर दोनों का साइन अलग अलग है तो साइन से इंपैक्ट आता है, ये एकदम फर्स्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कोरिलेशन कोफिशिएंट का, ठीक है, वहां पर हम लोगों ने देखा था, तो ये 0.58 होगा इसका वैल्यू, लेकिन आंसर क्या हो जाएगा, माइनस में होगा, ठीक है, आंसर माइनस में होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर दोनों का साइन अलग है, अगर ये दोनों का साइन प्लस होता तो ये प्लस होता, दोनों माइनस होने से ये माइनस होता, ठीक है, लेकिन क्योंकि दोनों ऑपोजिट है, ये देखो 0.58 जो है वो वैल्यू में कोई इंपैक्ट नहीं आएगा, क्योंकि ये कोरिलेशन का हम लोग पढ़ रहे हैं, ये आज रिग्रेशन वाला नहीं पढ़ रहे, कोरिलेशन जो ऑलरेडी आगे हम लोगों ने कर रखा है, ठीक है, वहां पर हम लोगों ने देखा था, तो मुझे यहाँ पर तो होगा नहीं, आई थिंक यहाँ पर तो नहीं होगा, अगर होगा तो हम दिखा देते हैं, नहीं, ये तो हम लोगों ने स्पेयरमैन रैंक कोरिलेशन पढ़ा था, जो कोरिलेशन का फर्स्ट क्लास में हम लोगों ने ये देखा था, मैंने अलग अलग वैल्यूज लेके दिखाए भी थे कि आर यूवी का चेंजेस कैसे होगा, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं, अगर भूल गया तो इतना याद रखो, आर एक्स वाई जो है वही आर यू भी होगा इन टर्म्स ऑफ वैल्यू, ठीक है, एक बार क्लास देखोगे तो समझ जाओगे, पहले फर्स्ट क्लास था, वैल्यू उतना ही रहेगा, बट साइन चेंज हो सकता है, साइन चेंज होगा, अगर हम लोग का स्केल चेंज, ओरिजिन से तो इंपैक्ट नहीं आता है, स्केल चेंज में अगर साइन अलग अलग होगा दोनों का, जैसे दोनों प्लस और माइनस है, तो प्लस माइनस में मल्टीप्लाई होके माइनस हो जाता है, इसलिए -0.58 हम लोगों का आंसर होगा, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा -0.58, तो कौन सा होगा ऑप्शन, ये वाला बी, ठीक है, अगर गलती से तुम लोग सिर्फ 0.58 लिख देते हो तो गलत हो जाएगा, ठीक है, या फिर अगर इसको मल्टीप्लाई कर देते हो 5 इंटू 3.7, क्योंकि कोरिलेशन कोफिशिएंट जो है वो सिर्फ साइन पे ध्यान रखता है, वैल्यूज पे ध्यान नहीं रखता है, ठीक है, ये कोरिलेशन बता रहे हैं, ये मैंने रिग्रेशन नहीं बताया, ठीक है, रिग्रेशन तो आज कंप्लीट किया हम लोगों ने, कोरिलेशन में ये बताया हुआ है कि वैल्यूज पे इंपैक्ट नहीं आता है, इसका जो वैल्यूज होगा इसका भी वही वैल्यूज होगा, लेकिन साइन का ध्यान रखो, अगर स्केल चेंज का जो साइन है वो दो ऑपोजिट है, तो फिर यहाँ पर प्लस मतलब मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा वो वाला होना चाहिए साइन का, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 7, इफ द कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड यू, देखो अब बोल रहा है कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड यू, ऐसे बोला है, ठीक है, कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड यू is 3x plus 4u plus 7 equal to 0, 3x plus 4u plus 7 equal to 0, ये एक इक्वेशन दे रखा है, एंड द कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन x एंड y इज 0.6, x एंड y इज
0.6 माइनस 0.6 है, देखो माइनस 0.6। देन व्हाट इज द कोरिलेशन कोफिशिएंट बिटवीन u एंड y? तो आर यू वाई पूछ रहा है, आर यू वाई कैसे होगा? तो देखो हम लोगों ने आज ही देखा कि x का ट्रांसफॉर्मेशन u पे हो सकता है, y का ट्रांसफॉर्मेशन v पे हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन देखते हैं, x का ट्रांसफॉर्मेशन u दिया है बट y का y दिया है, ठीक है। इसका मतलब x का ट्रांसफॉर्मेशन u है इस क्वेश्चन में, ये हमें पता होता है, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है, x का ट्रांसफॉर्मेशन u है और y का ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ और सिर्फ y ही दे रखा है, ठीक है। तो इसका मतलब अगर हमारे पास कोई इक्वेशन है उसका ट्रांसफॉर्मेशन कुछ इस तरह से हुआ है, x का ट्रांसफॉर्मेशन u हुआ है, y का ट्रांसफॉर्मेशन y रहा है, तो ये वाला देखो 3x प्लस 4u प्लस 7 इक्वल टू 0, तो इसका मतलब ये u वाला ट्रांसफॉर्मेशन है क्योंकि यहाँ पर u लिखा हुआ है, तो -7 माइनस 3x, ठीक है। तो u इक्वल टू -7/4 और -3/4x, ठीक है, ये वाला हो गया। तो ये नेगेटिव है, नेगेटिव 3/4 है, स्केल चेंज, ठीक है, नेगेटिव 3/4 है। अब y का अगर कोई ट्रांसफॉर्मेशन करना ही नहीं है तो ऐसा क्या करे कि y y रहे? तो सिंपल सा बात है, 1 इंटू वाई अगर लिख लेते हैं, 1 इंटू वाई प्लस 1 इंटू वाई, ठीक है, माइनस भी तो हो सकता है लेकिन माइनस लिखने से y y नहीं रहेगा, माइनस y हो जाएगा, तो प्लस 1 इंटू वाई करने से y y रहेगा, ठीक है। अच्छा, अब आर एक्स वाई कैसे कैलकुलेट होगा, ठीक है। आर हम लोग को क्या कैलकुलेट करने बोला है? आर यू वाई, अच्छा हम लोग को कैलकुलेट करने बोला है आर यू वाई, ठीक है। आर यू वाई हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो सिंपल बात है, देखो जब चेंज होता है, मैंने पहले ही बोला वैल्यूज में कोई इंपैक्ट नहीं आता है, तो इसका मतलब अगर आर एक्स वाई 0.6 है तो आर यू वाई भी 0.6 होगा, लेकिन प्लस होगा कि माइनस वो हमें देखना है। तो एक एक साइन क्या है? एक साइन पॉजिटिव वाला है, ठीक है। वैल्यू से कोई इंपैक्ट नहीं आएगा, वैल्यू नहीं भी लिखते हो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वैल्यू को मत देखो। अभी अभी मैंने समझाया, यहाँ पर कैसे होगा, हमें सिर्फ साइन देखना है, एक साइन प्लस है एक साइन माइनस है, यानी ऑपोजिट साइन है, ऑपोजिट साइन को मल्टीप्लाई करके देखना पड़ेगा कितना हो रहा है। तो ये देखो एक प्लस साइन है और एक माइनस साइन है और दोनों को मल्टीप्लाई करने से माइनस आता है, इस तरह से ही मैंने लाइन बाय लाइन क्वेश्चन लिख के दिखाया था। इसका मतलब -0.6 ये जो है ये आंसर हो रहा है आर यू वाई का, ठीक है। आर यू वाई का आंसर क्या होना चाहिए? -0.6, लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट है, देखो ये आंसर क्या है? -0.6 है, जैसे ये क्या था? ये था +0.58, ठीक है, +0.58 था, तो इसलिए हम लोगों ने आंसर क्या लिखा था? ये देखो इसका आंसर हम लोग ऐसे भी लिख सकते थे, ये देखो प्लस यहाँ पर ऐसे होगा -0.58, क्यों? वैल्यू ये वाला ही होगा, देखो रूल्स क्या है, वैल्यू ये वाला होगा। साइन कौन सा होगा? अगर दोनों ऑपोजिट स्केल से मल्टीप्लाई हुए हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव से, तो ये नेगेटिव हो गया, प्लस माइनस में माइनस हो गया। अब यहाँ पर क्या हुआ? देखो यहाँ पर -0.6 है, तो आर यू वाई का वैल्यू देखो ऐसे लिखोगे तो समझ जाओगे, आर यू वाई का वैल्यू क्या होगा? जो आर एक्स वाई का वैल्यू है, यानी 0.6, ठीक है, -0.6, और इनका साइन क्या आ रहा है? प्लस माइनस में माइनस आ रहा है, इसीलिए ये क्या हो जाएगा? 0.6 हो जाएगा, माइनस माइनस में प्लस होके 0.6 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हम लोग का आंसर ऑप्शन सी होना चाहिए, ऑप्शन सी। उसमें प्लस था इसीलिए उसका इंपैक्ट नहीं दिख रहा था हमें। अच्छा, अब देखो क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है। फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा एक्स और वाई का वैल्यू दे रखा है, द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन फाउंड 0.93, व्हाट इज द कोरिलेशन बिटवीन यू एंड वी? ठीक है, तो आर एक्स वाई दे दिया है, आर यू वी कैलकुलेट करने बोला है, सीधा सा बात है, ठीक है। तो आर एक्स वाई दे दिया है 0.93, ठीक है। अच्छा, अब हमें कैलकुलेट क्या करना है? आर यू भी, ठीक है, आर यू भी, और हम लोग को पता है कि आर एक्स वाई का जो वैल्यू होगा वही आर यू भी का वैल्यू होगा, लेकिन हमें क्या देखना है? हमें साइन देखना है, अगर कोई साइन यहाँ पर इंपैक्टफुल होगा तो उस साइन को हम लोग लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या इंपैक्ट आया है, यहाँ पर देखो एक्स का वैल्यू क्या था? एक्स का वैल्यू 2 था, वो हो गया -3, ये थोड़ी देर पहले मैंने तुम लोग को दिखाया था -5 करके, यानी एक्स का वैल्यू कैसे चेंज हुआ है यू में? ये देखो ऐसे चेंज हुआ है, u इक्वल टू क्या हुआ है? x -5, ठीक है। सिमिलरली भी कैसे हुआ है? 4 का वैल्यू -4, यानी -8 हुआ होगा, यहाँ -8 करो -2, -8 करो -1, -8 करो 0, -8 करो 2, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया v का वैल्यू y -8 हो गया, ठीक है।
अब देखो ये क्या चेंज है, x में क्या चेंज है, तो x में कुछ भी मल्टीप्लाई तो नहीं हुआ है, माइनस हुआ है, ठीक है। x में कुछ भी जैसे 2x ऐसा कुछ तो नहीं हुआ है, माइनस या प्लस हुआ है, यानी ओरिजिन चेंज किया गया है। ओनली ओरिजिन चेंज किया गया है u को पाने के लिए, ओनली ओरिजिन चेंज किया गया है v को पाने के लिए। ओरिजिन चेंज का मतलब होता है कुछ प्लस या माइनस करना, ठीक है। क्योंकि सिर्फ ओरिजिन चेंज हुआ है तो जो है वैल्यूज पे तो वैसे इंपैक्ट नहीं आता है। अब किस तरह से चेंज हुआ है, माइनस और या माइनस, लेकिन ओरिजिन चेंज तो कोई इंपैक्ट लाता ही नहीं है। ओरिजिन चेंज जो है वो कोई इंपैक्ट नहीं लाता है, नो इंपैक्ट, ठीक है। अगर इंपैक्ट नहीं लाता है तो इसका साइन का भी कोई इंपैक्ट इन पे नहीं आएगा, सिर्फ और सिर्फ स्केल चेंज के साइन का इंपैक्ट आता है। ये देखो ये मल्टीप्लाई था, ये मल्टीप्लाई था, आगे वाला क्वेश्चन भी अगर देखोगे तो मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई यानी स्केल चेंज, स्केल चेंज का इंपैक्ट सिर्फ आता है। तो ये ओरिजिन चेंज है, ओरिजिन चेंज का कोई इंपैक्ट नहीं आएगा, चाहे प्लस हो माइनस हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर कुछ भी डिफरेंस नहीं आया, तो 0.93 ही हम लोग का आंसर आ जाएगा। 0.93 यानी ऑप्शन बी, ये देखो ऑप्शन बी 0.93, ठीक है। ये हो गया 8th नंबर। 9th नंबर देखो, रेफरिंग टू द डेटा प्रेजेंटेड इन क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में जो डेटा है उसी को देख के हमें क्या करना है, कोरिलेशन बिटवीन यू एंड वी फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो आर यू भी फाइंड आउट करना है, चलो ठीक है, आर यू भी फाइंड आउट करेंगे। आर यू भी, ठीक है। आर यू भी कितना हो जाएगा, तो आर यू भी उतना ही होगा जितना आर एक्स वाई होगा, क्योंकि हमारा क्वेश्चन नंबर 8 से लेके ही करना है, तो आर एक्स वाई का वैल्यू वही रहेगा 0.93, ठीक है। आर एक्स वाई का वैल्यू 0.93 होगा। अब देखते हैं चेंजेस कैसे हुआ है, ठीक है। ये कैसे बना है, जैसे x से u कैसे बना है वैसे यहाँ x से u कैसे बना है देखेंगे। तो 2 से 10 हो गया, 2 से 10 हो गया, यानी ये कैसे हुआ होगा, हम लोग यहाँ पर 8 ऐड करने से होगा, तो यहाँ पर 8 ऐड करने से तो 11 आ जा रहा है, इसका मतलब ऐड करके नहीं हुआ है, तो मल्टीप्लाई करके हुआ होगा। इंटू 5 कर लो 10, इंटू 5 कर लो 15, इंटू 5 कर लो 25, इंटू 5 ये हो गया 20, इंटू 5 कर लो ये कितना हो गया 35। इसका मतलब एक्चुअली बना क्या है, u कैसे बना है, u कुछ इस तरह से बन गया, इसका मतलब u इक्वल टू 5 इंटू एक्स ऐसे करके, यानी 5x करने से हमें u मिल रहा है हर बार, तो u हो गया 5x, जो कि स्केल चेंज है, समझो, जो कि स्केल चेंज है। और y जो है स्केल चेंज क्यों है, क्योंकि मल्टीप्लाई हुआ है। अब v कैसे बना है चेक करते हैं, y के साथ यहाँ पर v का रिलेशन कैसे है, -24 है क्या, यहाँ पर -6 मल्टीप्लाई करते 24, -6 मल्टीप्लाई करो 36, -6 मल्टीप्लाई करो 42, -6 मल्टीप्लाई करो 48, -6 मल्टीप्लाई करो 60 हो गया, ठीक है। इसका मतलब भी कैसे बनेगा, भी बन रहा है, भी इक्वल टू क्या हो रहा है, y में, y के जितने भी वैल्यू है उसमें -8 मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। y के जितने भी वैल्यू है, सॉरी -6 मल्टीप्लाई कर दो, तो -6 इंटू वाई, चेक करते एक बार, -6 ही हुआ ना, हाँ, -6 इंटू वाई यानी कि -6y। ये क्या हो गया, ये हो गया चेंज ऑफ स्केल, ठीक है, चेंज ऑफ स्केल, जो कि इंपैक्ट लाता है, अगर इंपैक्ट लाता है लेकिन वैल्यू में नहीं लाता है। 5 और 6 से कोई लेना देना नहीं है, हमें सिर्फ इसका साइन देखना है। तो यहाँ पर चेंज ऑफ स्केल प्लस भी है माइनस भी है। अब ये दोनों का हमें मल्टीप्लीकेशन देखना है कि प्लस इंटू माइनस करने से आंसर क्या आता है, माइनस आता है, तो इसका मतलब आर यू भी का वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस में होगा। और वैल्यू क्या होगा, देखो ऐसे लिखोगे तो हमेशा याद रहेगा, आर यू वी का वैल्यू वही होगा जो आर एक्स वाई का है, तो आर एक्स वाई का वैल्यू है +0.93। लेकिन अगर स्केल चेंज हुआ है u और v का ट्रांसफॉर्मेशन में, x से u और y से v ट्रांसफर करने में अगर स्केल चेंज हुआ है तो इंपैक्ट आएगा, किसका आएगा, सिर्फ और सिर्फ साइन का आएगा, तो माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो गया, -0.93, इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। इसलिए देखो लगातार 2 क्वेश्चन दे रखा है ताकि तुम लोग समझ पाओगे आंसर कौन सा होगा, -0.93 यानी ऑप्शन, अच्छा ये सी होगा, ऑप्शन सी होगा यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 10 देखो, इफ द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डिफरेंस ऑफ रैंक्स गिवन बाय टू जजेस ए एंड बी ऑफ 8 स्टूडेंट इज 21, ठीक है। तो ये हो गया रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट। अगर रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट का क्लास नहीं देखे हो तो देख सकते हो, ये कुछ इस तरह से होता है, 1 - 6 इंटू
समेशन डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय n इंटू एन स्क्वायर माइनस वन, ये हम लोग का फॉर्मूला था, ठीक है। इस पे हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चंस भी किए थे। अब देखो जैसे ही देगा रैंक, रैंक का मतलब ये वाला कोरिलेशन कोफिशिएंट हो जाता है जिसको स्पेयरमैन का रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, दो जजेस ने रैंक दिया है, जजेस है ए और बी, 8 स्टूडेंट को रैंक दिया है, ठीक है। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हो गए, 8 हो गए, यानी एन का वैल्यू 8 हो जाएगा, 8 स्क्वायर माइनस वन, ठीक है। ये 6 है, इनटू समेशन डी स्क्वायर का मतलब क्या होता है, रैंक का डिफरेंस का स्क्वायर का टोटल, ठीक है। तो देखो क्या लिखा हुआ है, वही लिखा हुआ है, सम यानी टोटल ऑफ स्क्वायर ऑफ डिफरेंस ऑफ रैंक, रैंक के डिफरेंस का स्क्वायर का टोटल। मैंने इसी तरह से ही फॉर्मूले को एक्सप्लेन किया था, जिसका वैल्यू दे रखा है 21, ठीक है। ये 21 दे रखा है। बस अब आंसर फाइंड आउट करो, 6 इंटू 21, ये हो गया 8 इंटू 64 माइनस वन, 63, ठीक है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा देख लेते हैं। ये हो गया 1 माइनस 5, ये हो गया 504, 126 डिवाइडेड बाई 504, 0.25 माइनस वन, ठीक है। तो माइनस मतलब माइनस में तो होगा नहीं, पॉजिटिव ही होगा, 7.5, ठीक है। देखते हैं ऑप्शन कौन सा है, 7.5, ये रहा ऑप्शन सी, 10th का हो गया ऑप्शन सी, 10th का आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, 11 देखते हैं, 11 में क्या दे रखा है। If rank correlation coefficient between marks in management and mathematics for a group of student is 0.6, तो बोल रहा है रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट ही बता दिया है, रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट बता दिया है 0.6। किस चीज का रैंक दिया गया था, स्टूडेंट लोगों को मैनेजमेंट और मैथमेटिक्स में कितना मिला उसका रैंक। द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डिफरेंस इन रैंक इज, मतलब रैंक के डिफरेंस का स्क्वायर का सम जो है वो 66 है, मतलब समेशन ऑफ डी स्क्वायर क्या है, 66 है, ठीक है। ये हमें बता दिया है। व्हाट इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द ग्रुप, यानी एन कितना है वो पूछ रहा है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, 1 माइनस 6 इंटू समेशन डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन इंटू एन स्क्वायर माइनस वन, ये फॉर्मूला है। ये मैंने प्रैक्टिस भी करवाया तुम लोग को ताकि याद रहे। ये इधर आ जाएगा, ठीक है, ये उधर चला जाएगा। तो 1 माइनस 0.6, पहले देख लेते हैं कितना होता है, 1 माइनस 0.6, 0.4 हो जाएगा, ठीक है, 0.4। तो 0.4 इक्वल टू 6 इंटू 66, ये पुट कर दिया, n इंटू एन स्क्वायर माइनस वन, ठीक है। अच्छा, अब ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, n इंटू एन स्क्वायर माइनस वन, 6 इंटू 66 डिवाइडेड बाई 0.4, चेक करते हैं कितना होता है, 6 इंटू 66 डिवाइडेड बाई 0.4, 990 होता है, ठीक है। ये 990 होता है, ये हो गया 990, ठीक है। अब हमें देखना है, हम लोग ऑप्शन यूज करेंगे, ठीक है, हमें सॉल्व नहीं करना है। 10, 9, 8, 11 में से ऐसा कौन सा वैल्यू है जो पुट करने से वो आ जाएगा। अगर 10 ले लेते हैं, पहला वैल्यू 10 ले लेते हैं, 10 इंटू 10 स्क्वायर माइनस वन कितना आता है, 10 इंटू 100 माइनस वन यानी 99, तो 990 आ गया, तो ए आंसर होगा 10, ठीक है। 10 अगर इसको सॉल्व भी करोगे, जरूरत नहीं है, हमारे पास एमसीक्यू, हम लोग सॉल्व क्यों करें, तो ऑप्शन ए हो जाएगा 10, ठीक है। अगर 10 मतलब 10 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है जिनको मैनेजमेंट और मैथमेटिक्स में रैंक दिया गया था, ठीक है, और इसका आंसर आता है 10, 10 स्टूडेंट के पेयर को इस तरह से कैलकुलेट किया गया था, ठीक है। अच्छा, ये है देखो क्या बोल रहा है, ये दूसरा एक क्वेश्चन है। वाइल कंप्यूटिंग रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट बिटवीन प्रॉफिट एंड इन्वेस्टमेंट फॉर लास्ट 6 इयर्स, मतलब एन का वैल्यू 6 हो गया, लास्ट 6 इयर्स का रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट हम लोग कैलकुलेट कर रहे थे, और ऑफ ए कंपनी द डिफरेंस इन द रैंक ऑफ ए ईयर वाज 3 इंस्टेड ऑफ 4, ठीक है, टेकन 3 इंस्टेड ऑफ 4। तो डिफरेंस जो लिया गया था रैंक का, इसका मैंने एक इलस्ट्रेशन से भी क्वेश्चन करवाया था सेम ऐसा, तो हमें 3 ले लिया है इंस्टेड ऑफ 4, जबकि सही आंसर था 4। क्या गलत किया है, रैंक का जो डिफरेंस लिया था वहां पर गलत कर दिया है। व्हाट इज द रेक्टिफाइड रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट इफ इट इज नोन दैट द ओरिजिनल वैल्यू ऑफ रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट वाज 0.4, ठीक है। तो 0.4 अगर ओरिजिनल वैल्यू है रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट का, तो हमारा सही आंसर क्या होगा, व्हाट इज द रेक्टिफाइड रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट इफ इट इज नोन दैट ओरिजिनल वैल्यू ऑफ रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट वाज 0.4, ओरिजिनल मतलब जो इन्होंने गलती से कैलकुलेट कर रखा था, ठीक है, उसका वैल्यू 0.4 है। तो ये देखो इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो आर
ये जो है 0.4 इन्होंने कैलकुलेट किया, बट इन्होंने एक डेटा गलत लिया, तो इसका मतलब 0.4 गलत आया है। अब इसी का यूज पहले हम लोग करेंगे, तो ये कैसे हो जाएगा, 1 माइनस 6 इंटू समेशन डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन इंटू एन स्क्वायर माइनस 1। ये वैल्यू 0.4 आया हुआ है ऑलरेडी एक बार, ठीक है। समेशन डी स्क्वायर हमें नहीं पता। ये कितने चीजों का कैलकुलेशन हुआ है, 6 इयर्स के डेटा का, तो 6 स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। यहां से हमें क्या मिल जाएगा, देखो क्योंकि ये रॉन्ग जीरो, ये कौन सा है, ये रॉन्ग 0.4 है, तो इसका मतलब हमारा ये जो आंसर आएगा ये रॉन्ग आएगा, रॉन्ग डेटा से रॉन्ग डेटा ही कैलकुलेट होगा। तो 0.4 माइनस 1 इक्वल टू माइनस, ये 6 और 6 कैंसिल हो गया, समेशन डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 35 हो जाएगा, 6 का स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। तो 36 माइनस 1 35। अच्छा, अब ये कितना हो जाएगा, ये 0.6 हो जाएगा माइनस में, ठीक है। और यहाँ पर भी माइनस डी स्क्वायर बाई 35, अब माइनस माइनस कैंसिल हो गया, समेशन डी स्क्वायर इक्वल टू 35 इंटू 0.6। 21, ठीक है। ये हो जाएगा हम लोग का 21 डी स्क्वायर, बट ये रॉन्ग आया, क्यों, क्योंकि हम लोगों ने रॉन्ग डेटा से कैलकुलेट किया। अब समेशन डी स्क्वायर जो रॉन्ग है इसे हम लोग रेक्टिफाई करेंगे, ठीक है, रेक्टिफाई करेंगे। कितना आया है, ये आया है 21, लेकिन ये गलत आया है। क्यों गलत आया, क्योंकि हम लोगों ने एक जगह पे वैल्यू गलत ले लिया है। जब हम लोगों ने दो रैंक के अंदर डिफरेंस कैलकुलेट किया, तो वहां पर हमारा रैंक लेना चाहिए था 4, बट हम लोगों ने ले लिया है 3। यानी यहाँ पर रैंक का स्क्वायर मल्टीप्लाई ऐड हुआ है, ठीक है। तो रैंक का जो डिफरेंस आया था वो आया था हम लोगों का 4 ले लिया है, ठीक है। तो 4 हम लोग हटा देंगे और 3 हम लोग ऐड कर देंगे। एक्चुअली x माइनस वाई करके होता है, तो x माइनस वाई हम लोगों का आया था 3, तो x माइनस वाई हम लोगों ने गलती से 4 ले लिया। और जब डी स्क्वायर कैलकुलेट किया, डी स्क्वायर कैसे होता है, एक्चुअली डी होता है x माइनस वाई, और डी स्क्वायर कैसे होता है, x माइनस वाई का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो x माइनस वाई करके आया था हम लोग का, जो हम लोगों ने उसका उल्टा ले लिया, ठीक है। आया था 3 जबकि हम लोगों ने 4 ले लिया, तो जब इसमें ऐड हुआ तो स्क्वायर हिसाब से हुआ, ये भी मैंने बताया था। तो ये हो गया, ऐसे करके कैलकुलेट करके देखो कितना हो जाएगा। मैम हम्म पहले 3 लिया गया था ना, मतलब 3 गलत था। अच्छा, डिफरेंस इन द रैंक फॉर वाज टेकन 3, हाँ मतलब 3 ले लिया था बट लेना चाहिए था 4, ठीक है। 3 ले लिया था बट लेना चाहिए था 4। तो अच्छा, हाँ तब ठीक है, मेरा गलत हो गया, सही सही। तो इसका मतलब ये लेस होगा, ये माइनस होगा, चलो ठीक कर लेते हैं। अच्छा हुआ बोल दी, नहीं तो पूरा गलत हो जाता। यहाँ पर प्लस, यहाँ पर माइनस, तो कितना हो जाएगा, 21 प्लस 16 माइनस 9, 28, ठीक है। ये 28 हो जाएगा, सही आंसर जो है 28 हो जाएगा। अब हमें सही रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट कैलकुलेट करने बोला है, तो आर ऑफ आर 1 माइनस 6 इंटू सिग्मा डी स्क्वायर यानी 28, और एन इंटू एन स्क्वायर माइनस 1, ये वाला हो गया 1 माइनस 6 और 6 कैंसिल, 28, ये 35, तो 28 बाई 35, 28 डिवाइडेड बाई 35 माइनस 1। अच्छा, 0.2, ठीक है, 0.2 आर, देखते हैं 0.2, ये वाला ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। 0.2 यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। अच्छा, और इसमें अभी 13 14 15 16 17, अच्छा 24 तक बाकी। देखो सेट सी करने का जरूरत नहीं, क्योंकि ये 5 मार्क्स वाला है, 5 मार्क्स तो आएगा नहीं तुम लोगों का। तो 24 तक हमें कंप्लीट एक बार करना पड़ेगा। तो हम लोगों ने अभी कितना तक किया, हम लिख लेते हैं नहीं तो भूल जाएंगे। 12 तक किया है, ठीक है। तो 13 से लेके 24 हम होमवर्क दे देते हैं, तुम लोग सारा क्लासेस देख लो, क्योंकि ये क्लास तो फिर एक ही बार होता है ना वीक में, फिर नेक्स्ट इसी डेट को होगा। तब तक अगर तुम लोग कंप्लीट कर लेते हो पूरा क्लासेस, जो भी तुम लोगों ने नहीं देखा है, भूल गए हो, छूट गया है, जो भी हो, तो फिर तुम लोग 24 तक कंप्लीट खुद ही कर पाओगे, ठीक है। बाकी हम करवाएंगे जरूर, ठीक है, करवा देंगे। ऐसा बात नहीं है कि नहीं करवाएंगे, लेकिन तुम लोग खुद भी कोशिश करके देख सकते हो, 13 से लेके बाकी जितना भी है 24। ये सेट सी करने का जरूरत नहीं है। तो नेक्स्ट क्लास में ये होमवर्क करवाने के बाद हम लोग नया टॉपिक दैट इज इंडेक्स नंबर वो स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आज इतना ही करते हैं।